आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक बंद है, अपना माइक आप अनम्यूट कर लें। हाँ नमस्कार भैया। जी नमस्ते। नमस्ते भैया। वासुदेव भैया। अंगद भैया आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। कहाँ चले गए अंगद भैया? प्रताप सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। भाई हंसराज हंस, भाई हंसराज। अंगद भैया आपकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि आपका माइक जो है बंद है। अपने माइक को आप टच करेंगे, जहां माइक बना हुआ है आप वहां टच करेंगे तो अपने आप चालू हो जाएगा। हाँ भैया, ठीक 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 है, ठीक भैया। अब बोलिए भैया, अब बोलिए आप। अब बोलिए। अंगद भैया अब आप बोलिए। मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं क्या? कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। सिस्टर कृपा मिश्रा हैं, ज्वाइन हो चुकी हैं। जी ब्रदर। हाँ सिस्टर, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा आपको ट्रेनिंग में लग रहा है, क्या आपने नया सीखा? पूज्य मालिक को नमन। आप लोगों को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने शाहजहांपुर की भी ट्रेनिंग कर रखी है भैया। जी जी। बस यही फर्क है कि वो आमने सामने था, थोड़ा आप लोग दूर हो, लेकिन बात वही है। सब कुछ आप लोग बोलते हैं तो सुनने का मन करता है। जी। मतलब ऐसा नहीं है कि दूर से जो भी बोलते लो तो बस ये नहीं समझ में आता कि 9 बज गए, 8:30 हो गए। जी जी। तो आप और मालिक से प्रे करते हैं आप लोग हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें और लोगों को भी ये मौका मिले ट्रेनिंग करने का। जी सिस्टर, थैंक यू। बस यही है ब्रदर। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। अच्छा लग रहा है आप। जी भैया सिस्टर, थैंक यू। आगे संतोष कुमार सिंह, भाई संतोष कुमार सिंह ज्वाइन हुए कि नहीं अभी? भाई संतोष कुमार सिंह। भाई पवन कुमार, भाई पवन कुमार। भाई पुष्प खनाल, भाई पुष्प खनाल नहीं है। भाई ओम प्रकाश दुबे वाराणसी से हैं, आप भी लगता ज्वाइन नहीं हुए हैं। सिस्टर कंचन घोष रायपुर से, सिस्टर कंचन घोष। सिस्टर श्रीजा, सिस्टर कल्पना मिश्रा। जी भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते दीदी। नमस्ते। आप बताइए, अपने अनुभव शेयर करें सिस्टर। जी कोई आप लोगों ने हमें मौका दिया, मालिक ने जो हमारी प्रार्थना सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले बार जब आपने कॉल किया था तो हम नहीं ज्वाइन कर पाए। सिस्टर थोड़ा सा अपना प्लेस चेंज करिए, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। नेटवर्क का इशू है लग रहा है। बुला लेते नहीं बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही सिस्टर, कट रही है। हमारी आवाज नहीं आ रही? हाँ आवाज नहीं आ रही थी। अभी भी नहीं आ रही? ठीक है, अभी भी नहीं आई? नहीं अब आ रही है। जी, तो जब आपका 29 को आया कॉल की 8 जनवरी से, फिर आपका आ गया है प्रशिक्षण के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मालिक ने मेरी प्रार्थना सुनी। क्योंकि इसके पहले मैंने अभी कोई भी किसी भी प्रशिक्षण में मैं शामिल नहीं हो पाई थी जी। और किसी भंडारे में भी नहीं जा पाई थी। बस एक बार जबलपुर में गए थे। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू ठीक है। सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सिस्टर।
सिस्टर सीमा मुझे नारायण। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा फील हो रहा है उसके लिए। थैंक यू थैंक सिस्टर, यू। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नमस्कार किया। नमस्कार। नमस्ते। सोच रही थी कि क्या एक्सप्रेस करूं। दिस प्रोग्राम इज वेरी स्पेशल, यूनिक, क्वाइट एंगेजिंग एंड यूनिक एक्सपीरियंस। थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सिस्टर। रत्नेश भाई, रत्नेश ज्वाइन कर चुके हैं भाई रत्नेश जी सर। भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते। अपना माइक कैमरा ऑन कर लें, बताएं कुछ अपना अनुभव, कुछ सुझाव आपके जी पास हो। हाँ, हेलो। जी हाँ भैया जी बोलिए। भैया वॉइस आ रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ भैया, प्रोग्राम का अनुभव तो ये है कि बहुत सी नई बातें और नए सेक्शंस रहे इसमें हमें लर्निंग के लिए। जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हमने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो काफ़ी अटेंड किए हैं, लेकिन ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, साधना प्रोग्राम। इसमें हमें बहुत सी चीज़ें जैसे ब्राइटर माइंड्स को लेके कुछ लर्निंग्स न्यू रही, और ट्रेनिंग में भी काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट मिला है, ये कह सकते हैं। और एज ए सजेशंस यदि कहा जाए तो वैसे तो प्रोग्राम में कोई कमी नहीं है, जितना भी प्रोग्राम है बहुत बेटर रहा है, और सभी स्पीकर्स बहुत अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया इसको किया गया है। बस ये है कि थोड़ा सा यदि इसमें गैप होता है, जैसे कि लगातार कंटिन्यूटी है इसमें प्रोग्राम में, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे ऑफिस से आके रेगुलरली अटेंड करना तो थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन होता है कि टाइमली ज्वाइन करना। और बिल्कुल भी गैप नहीं है विद इन 1 आवर 2 आवर्स में, तो विद इन 5-10 मिनट्स का भी यदि कुछ गैप्स रहता है, जैसे हमारे रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जी तो जी वो और बेटर हम मतलब बिल्कुल, जरूर अवेलेबिलिटी और जरूर आपके इस बेटर हो विचार को सकती जरूर है। ध्यान जी रखेंगे। नेक्स्ट जी बैच से जरूर हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से कुछ मैनेज किया जाए कि बीच में 5 मिनट का गैप दिया जा सके। और भी एक और छोटा सा सजेशन था जी कि जी इसमें यदि हम कुछ वीडियो क्लिप्स का भी इन्वॉल्वमेंट्स रखें, जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जनरली हम जी रखते हैं, जी जो मालिक का जैसे अभी प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा जी जबलपुर में भी हुआ था। वहाँ यहाँ भोपाल से हैं नीता सिस्टर, उन्होंने जी काफ़ी मतलब वीडियो क्लिप्स कुछ रखे थे। थोड़ा सा एक मतलब वैसे तो ओवरऑल सभी चीज़ें बेटर हैं, लेकिन बीच हम्म, बीच में यदि कुछ मोटिवेशनल क्लिप्स होते हैं या इस तरह के जी कुछ एडिशनल सेक्शंस होते हैं, तो वो ज़्यादा और इफेक्टिव बना देते हैं प्रोग्राम को। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर 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 जी भैया। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से कुछ नई चीज डालने के जी लिए। थैंक जी यू भैया, जी। थैंक यू। ओके। चलिए टाइम हो गया है, अब समय आगे इजाजत नहीं दे रहा है और ज्यादा बातचीत करने के लिए, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज के सेशन के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं शुरू करने से पहले, कि जो हार्टफुलनेस कम्युनिकेशन है, हार्टफुल कम्युनिकेशन है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रेयर कर लें, सेंटरिंग कर लें, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो इस क्रम में हम सभी लोग अपनी आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। एक दो बार धीरे धीरे गहरी और लंबी सांस लें। आहिस्ते से अपना ध्यान अपने हृदय में लाएं। और यह महसूस करें कि ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत हमारे हृदय में मौजूद है। और स्वयं को अपने हृदय में मौजूद दिव्यता के अनंत गहराई में डूबता हुआ महसूस करें। और गहरे उतरें
और गहराई में उतरें, जितना गहराई में आप जा सकते हैं। अपने हृदय की अनंत गहराई में पूज्य दाजी की उपस्थिति को महसूस करें। और उनसे प्रार्थना करें कि हे मालिक, आप सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न चित्त रहें। और आपके चेहरे पर मधुर मुस्कान सदैव तैरती रहे। साधना प्रशिक्षण के आज के सत्र में हम लोग जो कुछ भी सीखने और समझने जा रहे हैं वह हमारी दशा बन जाए, हमें आत्मसात हो जाए। इसी दशा में बने रहते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लें। हम एक बार बता दें कि यह स्क्रीन जिसमें हार्टफुल प्रस्तोता लिखा हुआ है, आपको ठीक से दिखाई पड़ रही है और मेरी आवाज क्लियर है आपको? क्लियर है सर। हाँ जी भैया। हाँ भैया दिख रहा। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ जी ठीक है। ओके ओके ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। हार्टफुल प्रस्तोता। प्रस्तोता माने होता है कम्युनिकेटर, यानी प्रेजेंटर जिसे कह सकते हैं, कि जो प्रेजेंट करता है, जो चीजों को प्रस्तुत करता है, उसे कहते हैं प्रस्तोता। और हार्टफुल, कैसा प्रस्तोता? हार्टफुल प्रस्तोता। तो हार्टफुलनेस के बारे में कल काफी बात हुई थी कि हार्टफुलनेस वास्तव में होता क्या है, यह शब्द कहाँ से आया है, इसका वास्तविक मायने क्या है। और फिर जब एस कनेक्ट की बात कर रहे थे तो वहां पर हार्टफुल टीचर भी शब्द आया था, कि ऐसा टीचर जिसमें हार्टफुलनेस की सारी क्वालिटीज मौजूद हो। ऐसा टीचर, हार्टफुल टीचर जो होता है वह बच्चों को जॉयफुल बनाता है। ऐसे यहाँ पर वही शब्द आया है, हार्टफुल प्रस्तोता। ऐसा प्रेजेंटर जो हार्टफुल हो। जो हार्टफुल प्रेजेंटर होता है यह मन को प्रभावित करता है और दिलों को जीत लेता है। तो आप देखें इस तस्वीर में आपको दादी की तस्वीर दिखाई पड़ रही है प्रेजेंटेशन करते हुए। तो आप उनके चेहरे के हाव भाव को देखिए ध्यान से, उनकी मुस्कान को देखिए और उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए। ये हमारे लिए एक आइडियल हार्टफुल प्रस्तोता है। तो हमें उन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे हमें एक हार्टफुल प्रस्तोता बनना है, ये हार्टफुल कम्युनिकेशन होता क्या है। इसका एक नया नाम भी है जिसे नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और ये दोनों नाम हमारे मिशन में, दोनों नाम प्रचलित हैं। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन भी कहते हैं कहीं कहीं पर, इसकी ट्रेनिंग भी होती है कान्हा में, और इसी को हार्टफुलनेस प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज हम क्लियर करना चाहेंगे सबसे पहले, कि यह जो कम्युनिकेशन होता है, तो कम्युनिकेशन कई लेवल पर होता है। एक कम्युनिकेशन होता है कि जहां पर सिर्फ दो लोग होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। एक कम्युनिकेशन होता है जहां पे कई लोग होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, ग्रुप में डिस्कशंस होते हैं ना, या दो लोगों के बीच में डिस्कशंस हो रहे हैं। और एक होता है कि जहां पर हम मंच पर अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे होते हैं, वह भी प्रेजेंटेशन है।
तो प्रेजेंटेशन जो होता है एक वाइड एंगल से देखने वाली चीज है। प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम मंच पर आ गए हैं और मंच से बोलने की कला ही प्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जब भी हम अकेले से दूसरे के पास जा रहे हैं, अकेले हैं तो हम किसी को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम खुद को तो प्रेजेंट कर रहे हैं अपने सामने, वह एक अलग मैटर है, उसको हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। वह हमने चरित्र निर्माण में काफी कुछ कवर कर लिया है कि अपने सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, वो हम लोगों ने काफी इसके बारे में चर्चा कर ली है। यहाँ पर चर्चा करना है कि हम जब दूसरों के सामने हों और किसी भी अवस्था में हो, चाहे मंच पर हो या हम मंच के नीचे हों या नॉर्मल बातचीत कर रहे हों, कैसे हमें प्रेजेंट करना है अपने आप को, अपनी बात को कैसे रखना है। तो इन सारी चीजों को एक साथ लेते हुए, पूरा मतलब एक साथ बाइंड अप करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखें, वार्तालाप के माध्यम से दूसरों से संवाद स्थापित करते हैं। सबसे पहले बात आती है वार्तालाप। वार्तालाप माने बातचीत करना, इसे वार्तालाप कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक दूसरे से संवाद स्थापित करते हैं। संवाद के माध्यम से हम सूचनाओं, विचारों, अनुभवों और भावनाओं को आपस में साझा करते हैं। तो जो भी संवाद माने कम्युनिकेशन, तो जो भी कम्युनिकेशन होता है उसके द्वारा हम सूचनाएं यानी इंफॉर्मेशन, विचार, एक दूसरे के थॉट्स, अपने अपने अनुभव हम लोग शेयर करते हैं। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, तो इसमें अपने विचार, अपने अनुभव, अपनी भावनाएं, अपने सुझाव, जो भी चीजें हमारे पास होती हैं, जब हम दूसरे को देते हैं, प्रदान करते हैं और दूसरे से हम ग्रहण भी करते हैं, यानी यह एक साइड की बात नहीं होती है, ये दोनों साइड की बात होती है। वही अगले पंक्ति में लिखा हुआ है कि यह उत्क्रमणीय आदान प्रदान की क्रिया होती है। उत्क्रमणीय माने बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल नहीं है, बाईलेटरल है। इसमें हम कुछ देते हैं और कुछ हम ग्रहण करते हैं, यानी जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे तब तक यह जो आदान प्रदान की क्रिया है, जो वार्तालाप है, वह पूर्ण नहीं होता है। तो जब हम खुद को प्रेजेंट करते हैं, कहीं पर भी प्रेजेंट करें, चाहे हम किसी से हमारी मुलाकात हो, चाहे हम मंच पर हों, कहीं पर भी हम हो, जब हम खुद को प्रेजेंट करते हैं तो वहां पर जो हमसे मिलता है, उस व्यक्ति के भीतर दो प्रकार की भावनाएं आ सकती हैं। एक भावना वह होती है कि जब सामने वाला व्यक्ति खुद को संतुष्ट महसूस करे, मतलब हमसे, हमारे व्यवहार से, हमारे बातचीत से, हमारे तौर तरीके से खुद को संतुष्ट महसूस करे, खुद को ऊर्जावान महसूस करे, उसे ऐसा महसूस हो कि उसका समय का सदुपयोग हुआ है। यानी अगर हमसे मुलाकात हुई है तो उसको यह ना महसूस हो कि अरे पता नहीं किससे हमारी मुलाकात हो गई, फालतू का टाइम बर्बाद हो गया। उसको यह नहीं लगना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हमें जिससे भी मुलाकात हुई है बहुत अच्छा इंसान था, हमारे समय का सदुपयोग हुआ है, हमें कुछ सीखने को मिला है। और जब ऐसा होगा तो उसे पुनः सुनने और जानने की इच्छा होगी उसके भीतर। ऐसा होता है ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारी मुलाकात होती है तो हमें लगता है कि हाँ, इनसे हमें दोबारा मिलना चाहिए, बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े नेक दिल इंसान हैं। और या तो एक कंडीशन और हो सकती है, अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका जस्ट अपोजिट, जो व्यक्ति होगा असंतुष्ट महसूस करेगा, निराश महसूस करेगा, नीरस महसूस करेगा और उसे लगेगा कि समय बर्बाद हो गया, पता नहीं कहाँ से यह व्यक्ति मिल गया हमको ना। उसका ध्यान भंग हो जाएगा, यानी उसका जो कंसंट्रेशन है, जो जहां पर वो था, उस बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा वह, और उसे दोबारा सुनने और मिलने की इच्छा नहीं होगी। तो दो प्रकार की जब भी मुलाकात होती है, जब भी कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है, तो यह दो प्रकार की कंडीशंस, दो में से कोई एक कंडीशन उत्पन्न होती है। तो अब हमें यह तय करना है कि हमें क्या बनना है, हमें अपने भीतर क्या डेवलप करना है कि हम जिससे मिलें वह खुद को कैसा महसूस करे। तो निश्चित रूप से सभी का उत्तर होगा ऊपर वाला, कि जब हम किसी से मिलें तो आप जरूर चाहेंगे कि वह संतुष्ट, ऊर्जावान, समय का सदुपयोग हुआ महसूस हुआ होना चाहिए उसको, और उसे हमसे दोबारा मिलने जुलने की इच्छा होनी चाहिए। ये तो सामान्य बातचीत की बात हुई। फिर एक बात और होती है कि अगर हम मंच पर होते हैं और मंच पर हम भाषण दे रहे होते हैं, तो भाषण की एक अलग बात होती है, उसमें हम कुछ तैयारी करते हैं, अपने वक्तव्य को पहले से तैयार करके जाते हैं। और नॉर्मल प्रक्रिया में जब हम बातचीत होती है तो वहां पर हम कोई तैयारी नहीं करते हैं, वहां पर वही तैयारी काम आती है जो हम पहले से तैयार होते हैं, जो हम पहले से वास्तव में होते हैं, वही प्रेजेंट कर पाते हैं। लेकिन जब भाषण देने जाते हैं, कुछ वक्तव्य देने जाते हैं, तो ऐसी दशा में हमें कुछ लिखना होता है, हमें कुछ तैयार करना होता है। तो प्लेटो ने कहा है कि हर
वक्तव्य यानी हर भाषण एक जीवित प्राणी की तरह होता है। उसके शरीर में 3 भाग होते हैं, प्रारंभिक भाग, मध्य भाग और अंत का भाग। जैसे मनुष्य है, उसका ऊपर का भाग सिर वाला भाग हो गया, बीच का धड़ हो गया और नीचे का पैर वाला भाग हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। ये एक दूसरे से जुड़ करके ही संपूर्ण होते हैं। अगर एक में कमी होगी तो वहां पर कुछ न कुछ कमी महसूस होगी। तो देखें, जो ऊपर का भाग होता है जिसे कहा गया है प्रारंभ यानी भूमिका, जो भाषण होता है उसमें सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन यानी भूमिका। यह 15 से 20% होना चाहिए, न इससे कम और न ही इससे ज्यादा। बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 15% से कम भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि हम एक इंट्रोडक्शन बना सकें कि हम क्या कहने जा रहे हैं। फिर एक होता है मध्य का भाग, जहां पर हमारे मुख्य डाटा होते हैं, मुख्य बातें होती हैं हमारी। यह 60 से 70% होता है। और एक होता है उपसंहार माने अंतिम भाग, जिसे कहते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन भी 15 से 20%, यानी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, भूमिका और उपसंहार, ये दोनों 15 से 20% और बाकी का भाग जो होता है 60 से 70%, मध्य का भाग। इस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, अब ये प्रेजेंटेशन की जहां बात आती है तो आप खुद ही समझ लेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो मंच पर लागू होती हैं, कौन सी चीज है जो मंच के अलावा सामान्य बातचीत में लागू होती है, और कौन सी चीजें हैं जो हर जगह लागू होती हैं। कुछ चीजें हैं जो हर जगह लागू होती हैं, जैसे प्रस्तुति या भाषण में 8C का सिद्धांत। यह सामान्य बातचीत में भी है और मंच पर भी है, हर जगह लागू होती है। इसमें 8C माने 8C है। पहला C क्या है? क्लैरिटी। जो भी हम बात करें, जो भी हम प्रस्तुत करें, वह स्पष्ट होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। मतलब कि वहां पे घुमाव फिराव वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी हम कहें कंक्रीट हो, मतलब ठोस हो, स्पष्ट हो, ठोस हो, करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। हम किसी भी प्रकार की अफवाह वाली बात या संदेह वाली बात या गलत बात नहीं करें, क्योंकि एक बार तो हम कह देंगे, हो सकता है कि सामने वाला प्रभावित भी हो जाए, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि नहीं यह बात तो फर्जी थी, गलत थी, तो हमारी पूरी इमेज खराब हो जाती है। फिर वह हमसे मिलना जुलना पसंद नहीं करेगा। चौथा C क्या होता है? कंसाइजनेस, संक्षिप्त। यानी अपनी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहने की आवश्यकता नहीं है। उतना ही कहें, उतना ही बोलें, उतने समय ही में बोलें जितना जरूरी है, न उससे कम न ज्यादा। अगर गागर में सागर भर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर गागर में सागर नहीं भर सकते हैं तो कम से कम उतना ही कहें जितना कि जरूरी है। फिर होता है कलर। यह चीज लागू होती है जब हम मंच पर होते हैं। मंच पर होते हैं यानी वहां पर जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो अगर हमारे प्रेजेंटेशन में कुछ कलरफुल चीजें हैं, कुछ चित्र हैं, जैसे भी भैया बोल रहे थे ना कि कुछ अगर प्रेजेंटेशन में कुछ वीडियो हो तो और अच्छा लगेगा। निश्चित रूप से उससे क्या होता है कि एक चेंज सा हो जाता है, एक परिवर्तन सा हो जाता है, जिससे कि जो श्रोता बोर हो रहे होते हैं वह नहीं हो पाते हैं, नहीं होते हैं। तो यानी उनका एक मनोरंजन जैसा भी हो जाता है, एक अलग सा नजर आता है। तो उसमें कुछ अलग कलर्स होने चाहिए, कुछ चित्र होने चाहिए, अगर संभव है तो फालतू के नहीं। फिर कॉमन सेंस, ये सबसे बड़ी चीज है। कॉमन सेंस एक सामान्य बातचीत में भी होनी चाहिए, और मंच से जब हम बातचीत करें तो भी हमारे भीतर एक कॉमन सेंस होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। तो रचनात्मकता जो है, कैसी रचनात्मकता? कि जब हम कुछ बता रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, अपने विचार को रख रहे हैं, तो वहां पर कुछ नयापन होना चाहिए ना। घिसी पीटी बातों पर बहुत ज्यादा लोग रुचि नहीं लेते हैं। किसी बात को, पुरानी बात हो, अगर उसको नए तरीके से, नए कलेवर में प्रस्तुत किया जाता है तो वह एक अच्छा हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है ना। तो इसलिए हमें अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें कुछ क्रिएटिविटी जरूर शामिल करना चाहिए। और अंतिम 8वां C है कर्टसी, यानी हर चीज के प्रस्तुतिकरण में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह है विनम्रता। अगर हम विनम्रता के साथ किसी चीज को देते हैं तो उसका अपना एक अलग ही मजा होता है, कह लीजिए, एक अलग ही उसमें आकर्षण होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, एग्जाम्पल देते हैं कि जिस गुलाब का फूल है, बहुत सारे मौकों में हम लोग एक दूसरे को देते भी हैं ना। तो उस फूल को जब हम देते हैं तो किस भाव के साथ दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है तो गुलाब ही ना, है तो गुलाब ही, लेकिन उसे हम किस भाव के साथ दे रहे हैं।
वही भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वहां पर गुलाब जो है वह गौड़ हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, वहां पर भाव प्रोमिनेंट हो जाता है। ऐसे ही हम किसी को भोजन करा रहे हैं मान लीजिए, तो भोजन हम किस भाव से दे रहे हैं वह सबसे बड़ी बात होती है तो वही भोजन है, तो वही थाली है, तो वही रोटी, लेकिन वह रोटी हम किसी को किस भाव के साथ दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, वह सबसे बड़ी बात होती है। ऐसे ही हम अपनी जो बात रख रहे हैं, प्रस्तुति कर रहे हैं, वह किस भाव के साथ कर रहे हैं, वह सबसे बड़ी बात है। उसमें सौजन्यता होनी चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए। बगैर विनम्रता, सौजन्यता और शिष्टाचार के, बगैर कटसी के कह लीजिए, हमारी प्रस्तुति जो है बेकार हो जाएगी। कितनी अच्छी चीज हम क्यों ना दे दें, लेकिन अगर हमारे भीतर ये चीजें नहीं है तो वह महत्वहीन हो जाती है। ऐसे ही 6 सी होते हैं जिनसे हमें सदैव बचना चाहिए। 6 सी हमें हमेशा बचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। पहला है क्रिटिसाइज, यानी आलोचना या निंदा। किसी की भी आलोचना ना करें जब बातचीत कर रहे हैं, चाहे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं मंच के नीचे, आप सामान्य बातचीत में ना, भले ही वह औपचारिक बातचीत हो या अनौपचारिक बात हो, या हम मंच से बात कर रहे हो, कहीं से बातचीत करें तो वह किसी को भी क्रिटिसाइज ना करें, भले ही हम उसके विचार से सहमत हों या न सहमत हों। कन्फ्रंट, यानी कोई हम विवादित बात ना बोलें, कंप्लेंट ना करें, किसी की शिकायत ना करें। और कंप्रोमाइज विद वैल्यूज एंड एथिक्स, मूल्यों से समझौता भी ना करें ना। ऐसा नहीं कि किसी को पसंद रखने के लिए हम मूल्यों से समझौता कर बैठे, नहीं। हमें मूल्यों से, हमारे जो इथिक्स है, हमारे जो इथिकल वैल्यूज हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, उनसे हमें कंप्रोमाइज भी नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अपनी बात, अगर हम किसी की बात से सहमत नहीं है, तो जो बात कर्टसी की आई थी, तो कर्टसी के साथ हम बता दें कि आप सही हो सकते हैं अपने विचारों में, लेकिन मेरा विचार यह है। तो बड़े सौजन्यता के साथ, बड़े ही प्रेम से अपनी बात को हम रख सकते हैं, तो उसे कोई बुरा भी नहीं मानता है। लेकिन अगर उसी बात को हम विनम्रता के साथ न रख करके रूडली रखेंगे, तो रूडली कहने से अच्छी बात भी बेकार हो जाती है। और कमेंट्स, यानी जबरदस्ती अपनी राय या अपने कमेंट्स, टिप्पणियां न दे। जब तक कोई पूछे ना, तब तक हमें राय नहीं देना चाहिए। और हिंदुस्तान में सबसे अधिक संख्या है, ज्यादा संख्या है तो किसकी है? राय बहादुरों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा राय बहादुर है, बिना मांगे राय मिल जाती है। और डॉक्टर तो इतने हैं कि आपने कहा नहीं कि आज मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आपको कम से कम 1000 दवाइयां मिल जाएंगी, लोग नुस्खे प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे, बता देंगे। तो ये सारी चीजें फालतू होती हैं, सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए जब तक कोई मांगे ना। और जब तक मांगे भी तो यह लगे कि हाँ वो सीरियसली आपकी राय मांग रहा है, तभी आप राय दें, नहीं तो हमें राय नहीं देनी है। कोई किसी की भी टीका टिप्पणी हमें नहीं करनी चाहिए, यानी इन चीजों से हमें हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। अब आते हैं कि प्रस्तुति या वार्ता से पूर्व की तैयारी। अब जैसे मान लीजिए कि अभी ये बात आ रही है कि जब हम कहीं जाते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, चाहे वो हार्टफुलनेस के किसी भी कनेक्ट में जाए, एस कनेक्ट, वी कनेक्ट, आजकल तो सारे कनेक्ट्स हैं ना, और हम सबके पास मौके हैं। यू कनेक्ट भी शुरू हो गया है, मतलब पहले भी था, अब और बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। भैया सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी बताएं। तो 6C का जो पहला प्रेजेंटेशन था ना, वो स्क्रीनशॉट लेना था मुझे। अच्छा ये ले लीजिए, हो गया। थैंक यू, हो गया भैया। तो सबसे बड़ी चीज होती है तैयारी। तो जब भी हम जा रहे हैं कि किस प्रकार का कार्यक्रम है, वहां पर हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बगैर तैयारी के हम सफल नहीं हो पाएंगे। हमारी सफलता का जो राज होता है हमारी तैयारी में छिपा होता है। तो इसमें सबसे पहले की जो जानकारी होनी चाहिए वह है उद्देश्य एवं विषय की जानकारी, कि हम, हमारा उद्देश्य क्या है और वहां पर क्या विषय है। किसी का भी माइक म्यूट नहीं है, माइक बंद कर लें, देख लें, चेक कर लें किसका माइक बंद नहीं है। दूसरा होता है कार्यक्रम की तिथि, समय एवं पूरे पते की जानकारी। जहां पर कार्यक्रम होना है उसकी डेट क्या है। किसका माइक भैया ऑन है, प्लीज बंद कर लें, मुझे दिख नहीं रहा है। 1 मिनट, बंद हो गया शायद।
दूसरा है कार्यक्रम की तिथि, समय एवं पूरे पते की जानकारी, यानी यह चीजें कंफर्म होनी चाहिए कि जो कार्यक्रम होना है कहाँ पर होना है, उसकी क्या सही डेट है और क्या समय है, वहां का पता क्या है। वार्ता की समग्र तैयारी, कि जो वार्ता हमें वहां देनी है, प्रस्तुत करना है, उसकी पूरी तैयारी हम कर लें, अधूरी ना होना चाहिए। चौथा जो है एक महत्वपूर्ण बात है कि श्रोताओं के आयु वर्ग, लिंग, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्तर की जानकारी, यानी जहां पर हम जा रहे हैं वहां पर किस आयु वर्ग के श्रोता ज्यादा हैं, बूढ़े टाइप के ज्यादा हैं या बच्चे हैं, मतलब किस उम्र के हैं, क्योंकि हर उम्र का अपना एक अलग फ्लेवर होता है, उनका अपना एक अलग पसंद होती है, तो हमें उनके हिसाब से तैयारी करनी है। महिलाएं ज्यादा है, पुरुष ज्यादा है, किनसे हमें बात करनी है, उसके हिसाब से हमें तैयारी रखनी होगी। उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर कैसा है, ये सबसे बड़ी बात होती है कि वो किस सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल लेवल से आते हैं, उसी हिसाब से बात करना है। यानी कुल मिलाकर के इसलिए इसकी जानकारी जरूरी है कि जिससे हम बात करें उसके लेवल पर आकर के बात करें। ऐसा ना हो कि हम इतने हाई फाई हो जाएं कि पूरी उसको बाउंस हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि हम जो है बिल्कुल नीचे हो जाए, वो समझे पता नहीं कौन आदमी आ गया जो फालतू का हमारा टाइम वेस्ट कर गया। जिससे भी हम बात करें उससे कनेक्ट होकर के बात करें, उसके बराबरी पे आकर के बात करें हम। वार्ता की अवधि, हमें वहां पर कितना समय दिया गया है, कितना समय अलॉटेड है, वह हमें देखना है, उसी के हिसाब से हमें अपनी तैयारी करनी है। आवश्यकता अनुसार दृश्य श्रव्य उपकरणों की तैयारी, यानी ऑडियो विजुअल जो उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी भी तैयारी करनी है कि कहाँ पर हम जा रहे हैं, वहां पर अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, अगर नहीं अवेलेबल है तो हमें लेके जाना है, ये सारी तैयारी हमें देखनी है। आयोजकों से पुनः संपर्क कर कार्यक्रम में किसी बदलाव यदि हो तो की जानकारी ले लेना। अगर मान लिया कि एक हफ्ते पहले से प्रोग्राम तय है आपका और कि इस तारीख को होना है, तो कभी कभी कार्यक्रम में परिवर्तन भी तो हो जाता है, तो एक बार एक दिन पहले हम बात कर लें, ऐसे ही कटसी में ही बात कर लें उनसे, और उसी बात में हम जानकारी ले लें और जान लेंगे, बगैर पूछे भी जान सकते हैं कि हाँ कल के कार्यक्रम का क्या हो रहा है। तो इस तरह से भी होना यह जरूरी है। कार्यक्रम स्थल के प्रकार की जानकारी, कि जहां पर जा रहे हैं वो बैंक है कि आपकी कारपोरेट है, या वो स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, कहाँ जा रहे हैं वहां पर उसी के हिसाब से हमें बात रखनी है, इसकी जानकारी होना जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि वहां कोई अन्य वक्ता भी है या नहीं, यदि हाँ तो अधिक तैयारी करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कहीं मौका मिलता है, किसी प्रोग्राम में मौका मिलता है और पता चलता है कि वहां पर कोई अन्य वक्ता भी मौजूद होते हैं, किसी अन्य संस्था से या किसी अन्य विषय पर भी लोग बोलने वाले होते हैं, तो इसके बारे में जानकारी ले लें तो बहुत बेहतर रहेगा, और उसी हिसाब से तैयारी भी करें, जिससे कि आपकी बात जो है दूसरे से फीकी ना पड़े। कार्यक्रम को पूरी गंभीरता से लेना, ये सबसे बड़ी बात होती है, हमें सीरियसली लेना है। अब बात आती है स्पीकर, यानी वक्ता के क्या क्या गुण होते हैं। एक जो वक्ता होता है वो उसमें क्या क्या गुण हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसे स्पीकर यानी SPEAKER, तो S से होता है स्टिमुलेटिंग, यानी रोमांचित करने वाला। ऐसा वक्ता जो होता है वह सोचने पर मजबूर कर देता है। यह जीवन के लक्ष्यों के प्रति उमंग पैदा करने वाला होता है, यानी इतनी पॉजिटिविटी भर देता है कि जो निराश लोग होते हैं ना, जिनमें जो समस्याओं से ग्रसित लोग होते हैं, उनमें भी आशा की किरण नजर आने लगती है, करे नहीं अभी है, उम्मीद अभी बाकी है। तो जो उम्मीद जगाने वाला होता है उसे कहते हैं स्टिमुलेटिंग। पॉजिटिव, पी से पॉजिटिव यानी सकारात्मक। तो जो सकारात्मक होता है वही स्टिमुलेट कर सकता है, और जो नकारात्मक होता है वह स्टिमुलेट कर ही नहीं सकता है। यानी जो प्रोत्साहित करे, मनोबल को बढ़ाने वाला हो, जो प्रेरणा देता है और सहजता से हर समस्या को हल करने की बात करता है। कहीं पर भी निगेटिविटी नहीं हो, कितनी भी कठिन समस्या क्यों ना हो, निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। और इस चीज का हमने इस कार्यक्रम के दौरान भी देखा है। जैसे कार्यक्रम है, वास्तव में बहुत ही टाइट प्रोग्राम है, ये छठा बैच है, और हर प्रोग्राम में हमने, हर बैच में हमने कोई ना कोई परिवर्तन किया है। आप ही लोगों से सुझाव लेकर के कोई ना कोई परिवर्तन हर बैच में हुआ है। जब हमने शुरुआत की थी इस प्रोग्राम की, तो बड़े ही इस भाव से किया था कि क्या होगा हमें नहीं मालूम है, क्योंकि हमने अपने बहुत बड़े सीनियर्स से भी बात की। शाहजहांपुर के ट्रेनिंग फैकल्टी का भी एक मैं मेंबर हूं, और वहां पे अक्सर मेरा आना जाना होता था। वहां के भी हमने स्टाफ से बात की पहले कि नहीं, शाहजहांपुर के ट्रेनिंग प्रोग्राम को जो है इस प्रकार से शुरू किया जाए। लेकिन हमें बहुत ज्यादा रिस्पांस तो मिलता था, लेकिन बहुत ज्यादा सॉलिड रिस्पांस नहीं मिलता था।
कहीं से कुछ निगेटिव हो जाए, कहीं से कुछ हो जाए, तो अंत में ही हुआ कि नहीं शुरू करना है, देखते हैं क्या होता है, मालिक जाने क्या होगा। कुछ लोगों ने हमें बहुत ही प्रेरणा दिया, सकारात्मकता भी जगी, और इसमें सबसे बड़ा रोल रहा वो हमारे जेटसी का रहा, मतलब प्रयागराज के जेटसी का रहा है। उन्होंने कहा भैया आप शुरू करिए प्रयागराज के नाम पे, मालिक ने हमें परमिशन तो ऑलरेडी दे रखी है। तो फिर मालिक को सिस्टर, हमारी जो जेटसी सिस्टर हैं प्रतिमा जी ने पत्र लिखा और उन्होंने मालिक से परमिशन ली, और आज ये परमिशन है कि पूरे देश में जो हिंदी के जो भी लोग हैं, पहले तो केवल जोन के लिए था, जोन से सीधे सीधे बढ़ते बढ़ते आज ये नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी लोग जुड़ रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम से, जो हिंदी समझते हैं। तो इतना लोकप्रिय होता चला गया, क्यों? क्योंकि हमें बहुत से लोग मिले जिन्होंने सकारात्मकता के साथ हमें प्रोत्साहित किया, और उसी प्रोत्साहन का फल है कि आज हम सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत में केवल 30 मेंबर्स के साथ हम जुड़े थे, और आज जो है हम करीब 60-65 के आसपास रोज जुड़ रहे हैं। तो ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमें प्रोत्साहित करने वाले मालिक और हमारे साथी मिले, इसलिए। तो ये जो पॉजिटिविटी होती है, यह कुछ से कुछ कर गुजरने की शक्ति देती है। इफेक्टिव होना चाहिए, जो वक्ता का एक गुण होता है वह इफेक्टिविटी, यानी जो कुछ भी वह बोले वह प्रभावित करने वाला हो। एमफुल, जो कुछ भी बोले वक्ता उसके पीछे कोई लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। नॉलेजेबल, यानी जो भी बोल रहा है उसे अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बगैर जानकारी के तो कुछ संभव ही नहीं है। और इंटरटेनिंग ना, ऐसा कुछ होना चाहिए कि वह इंटरटेन भी बीच बीच में करता रहे। जैसे मान लीजिए कि कोई लगातार सुनते 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 लोग ऊब जाते हैं, तो बीच बीच में उसे कुछ ऐसी बातें, ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई कविता या ऐसा कोई कोटेशन, ऐसा कुछ भी करके पिछले वाला शॉट लेना था ना। तो कुछ भी ऐसा करना चाहिए, कुछ भी ऐसा करे कि जिससे कि लोगों में एक परिवर्तन सा महसूस हो और उनको लगे कि नहीं अभी हम मनोरंजन है, इस तरह से। रेशनल, यानी विवेकशील हो, तर्कशील हो, जो भी बात रखे उस बात को बड़े ही तर्क के साथ रखे, विवेक के साथ रखे ना। हर बात के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, इलॉजिकल बातें नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारे गुण हैं, ये सातों गुण हैं, तो समझिए कि वह एक अच्छा वक्ता होगा। अब हम आते हैं कि लोक व्यवहार में लोकप्रिय बनाने वाले शब्द। अभी फिर से हम लोक व्यवहार में आ गए। ये बातें हमें मंच पर भी काम आती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काम आती हैं हमें हमारे लोक व्यवहार में, जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द है हम, अगर हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो समझिए कि अच्छा शब्द है। अगर कभी मौका मिलता है तो धन्यवाद देने से ना चूके। अवसर है, आपको धन्यवाद, थैंक यू, जो भी बोलना चाहें जरूर धन्यवाद दें। मुलाकात होती है तो हालचाल जरूर पूछें, कैसे हैं आप। जब हम इस प्रकार से बात करते हैं तो एक अलग हार्ट टू हार्ट कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, हृदय से हम जुड़ जाते हैं। आपकी राय क्या है? भले ही हम बहुत बड़े, हम अपनी राय ना दें, ठीक है, बगैर मांगे हम राय ना दें, हम राय बहादुर ना बने, लेकिन हम दूसरे की राय जरूर लें। अगर आवश्यकता है तो हमें दूसरे की राय लेने से नहीं चूकना चाहिए। या अगर हमें लग रहा है कि हम सही सोच रहे हैं तो फिर भी हमें दूसरों की राय ले लेनी चाहिए। उससे क्या होता है, एक चीज कही गई है, सुने सबकी करें अपनी। लेकिन अपनी क्या करें? अपनी करने के लिए जो हमें डिसाइड करना है उसमें कभी कभी दूसरों की राय भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए हमें अगर अवसर है तो हम जरूर पूछ लें कि भैया आपकी क्या राय है, या सिस्टर आपकी क्या राय है, आप भी अपनी कुछ बात रखें, आपके क्या सुझाव हैं। ये सारी बातें हमें लोकप्रिय बनाती हैं। आपने बेहतरीन कार्य किया है, अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो जरूर हम उसको प्रोत्साहित करें, जरूर हम उसकी तारीफ करें। तो तारीफ करने से क्या होता है? तारीफ करने से उसमें जो पॉजिटिव और हार्मोन्स होते हैं उनका सिक्रेशन होता है। जब उनका सिक्रेशन होता है तो उससे वह कार्य करने में उनको और अच्छी मदद मिलती है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई ना। यह कनेक्शन जोड़ता है, हमारे हृदय से हृदय के कनेक्शन को जोड़ देता है। ये मेरी गलती है, मुझे माफ कीजिए। अगर कभी ऐसा लगता है कि हमसे कोई गलती हुई है तो वहां पर गलती मानने में बिल्कुल क्षण भर भी देरी न करें। तो ये सारे ऐसे शब्द हैं, ये सातों ऐसे शब्द हैं जो हमें हमारे लाइफ में, लोक व्यवहार में हमें लोकप्रिय बनाते हैं।
फिर अगला है कि सबसे जो महत्वहीन शब्द है, जो हमें महत्वहीन बनाता है, वह है मैं। कभी भी मैं ना करें। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम शब्द का प्रयोग कर लें, यानी वहां पर हम कहते हैं तो भी मैं के लिए ही आता है ज्यादातर केसेस में, लेकिन जो मैं शब्द होता है थोड़ा सा निगेटिविटी के साथ होता है, और हम शब्द एक पॉजिटिविटी, उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। और कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, जो मंच से ज्यादातर मंच के संचालन में या मंच पर बातचीत करते समय ज्यादा हम लोग कभी कभी गलती करते हैं। तो इस प्रकार से देखें क्या है, मंच संबोधन को लंबा ना खींचे। देखिए पहले मालूम चल गया ना कि हमें मंच पर कितना समय दिया गया है। अगर हमें मंच पर 15 मिनट का समय दिया गया है और अपनी बात को हम 14 मिनट में ही समाप्त कर लेते हैं, दिस इज द बेस्ट कंडीशन। 15 मिनट में कर लेते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन 15.5 मिनट 16 मिनट का समय ना लें, बिल्कुल नहीं लें। जितना समय मिला है उसी में हम अपनी बात को रखें। और यह कला भी होती है, अपनी बात को हम कैसे सही समय पर रख लेते हैं, यह अपने आप में कला है। समय का मर्यादा पालन करना बहुत आवश्यक है। दूसरा कि भविष्य की किसी गलती के लिए माफी न मांगे। बहुत से वक्ता होते हैं कि मंच पर चढ़ते हैं पहले ही माफी मांग लेते हैं, भाई हमसे कोई गलती हो तो माफ करिएगा। क्यों गलती हो? हम मास्टर का काम लेकर के जा रहे हैं कहीं पर, तो जो मास्टर का काम है तो गलत तो हो ही नहीं सकता वो। फिर गलती पहले से ना मांगे। हाँ, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो बाद में जरूर सॉरी कर ले या कुछ कह ले, वो एक अलग बात है, लेकिन पहले से गलती मान करके हम अपनी इमेज को खराब ना करें। अपनी व्यस्तता के बारे में बात ना करें। भले ही हम कितने व्यस्त हों, लेकिन हमें यह नहीं बताना कि भाई हम इतने व्यस्त हैं, यहाँ बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे बात कर रहे हैं, आपके सामने आए हैं। नहीं, यह बात हमें बिल्कुल नहीं करना है। श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करें। हमें ऐसे अपने व्यवहार से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे कि जो श्रोता हैं उनके ध्यान को हमें अपनी ओर आकर्षित करना है। दूसरी चीज कि एक सकारात्मक माहौल पैदा करें। स्टिमुलेटिंग वाली बात आई थी ना, यानी ऐसा हमें होना है कि हम स्टिमुलेट करें, यानी कि लोगों में एक यह संदेश जाए कि जो कुछ भी हम कहने जा रहे हैं यह उन्हें पसंद आने वाला है, यह उनके मतलब की, उनके काम की चीज हम बताने जा रहे हैं। तो एक सकारात्मक माहौल पैदा करें। वक्तव्य में बहुत ज्यादा आंकड़े न भरें, क्योंकि बहुत ज्यादा जब डाटा होता है हमारे किसी भी वक्तव्य में, ये चीजें की और बता दें हम आपको कि यह जो हम बताने जा रहे हैं मंच से संबोधन की बात जो है या प्रेजेंटेशन की बात है, तो एक बहुत ही वाइड पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं। हमारा जो है ये बात अभी कहीं भी कि हमारा जो लोक व्यवहार है उसमें है, हम किसी भी हर्टफुलनेस के कार्यक्रम को कहीं पर भी लेकर के जा रहे हैं मंच पर, उसके लिए है। इसके अलावा हम हर्टफुलनेस के अलावा हम डिफरेंट प्रोफेशन से भी जुड़े हुए हैं। तो यह कम्युनिकेशन जो है हमें बहुत जगह काम आता है, और आजकल खासकर जब सारा चीज कम्युनिकेशन पर ही जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन मीटिंग्स पे सारी चीज जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर जो संवाद होता है हमारा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हर जगह हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी चीज है वहां पर भी यह बात काम आएगी। हर जगह काम आने वाली बातें हैं ये, चाहे मंच पर हो या लोक व्यवहार में हो। तो बहुत ज्यादा आंकड़े भरने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य विषय से हमेशा संबद्ध रहें। जो हमारा मुख्य विषय है, मेन टॉपिक है, उससे हमेशा जुड़े रहें, अगल बगल बहुत ज्यादा ना भटके। फिर देखकर पढ़ने से परहेज करें। देखिए प्रेजेंटेशन जो होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में तो चल रहा है, आप देख करके बातचीत कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट थिंग होती है। लेकिन आपने खुद भी महसूस किया होगा कि लेकिन जब कागज में जो कुछ लिखा हुआ है उसे देख करके पढ़ते हैं तो वह श्रोताओं को पसंद नहीं आता। और उसका जो एक सबसे निगेटिव पॉइंट होता है वह यह है कि जब हम कागज में देख के पढ़ते हैं तो जो धारा प्रवाह होता है हमारा ना, बोलने का जो फ्लो होता है वो फ्लो टूट जाता है। और जब फ्लो टूट जाता है तो जो हमारा कनेक्शन होता है श्रोताओं के साथ, वह कनेक्शन भी हमारा टूट जाता है। और जब कनेक्शन टूट जाता है तो फिर एक जो बाइंडिंग है ना, जुड़ाव है जो, वह जुड़ाव भी खत्म हो जाता है। और फिर सोचिए क्या होता है, नेटवर्क क्षेत्र से हम बाहर हो जाते हैं। जब कनेक्शन टूट जाता है तो नेटवर्क से हम बाहर हो गए, और जब नेटवर्क से बाहर हो गए तो हम जो कुछ भी अपनी बात को रख रहे हैं वह श्रोताओं तक नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए देख करके पढ़ने से परहेज करें। हाँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में चल रहा है तो हम उसमें केवल पॉइंट्स रखते हैं ना पावर पॉइंट में, कि ये पॉइंट्स हैं, उनको हमने देख लिया, बाकी बातें हम अपने धारा प्रवाह ढंग से कहते चले जा रहे हैं। वह चीज पसंद आती श्रोताओं को।
और ज्यादा लोकप्रिय हमें अगर बनना है तो हमें निम्न चीजों पर ध्यान देना है। और थोड़ा सा डीप में चल रहे हैं हम, और डीप में आ रहे हैं धीरे धीरे। थोड़ा सा ऊपर से चले थे, अब धीरे धीरे गहराई में हम बढ़ रहे हैं। कुछ चीजें रिपीट भी होंगी। रिपीट इसलिए होंगी क्योंकि वह चीज वहां पर भी जरूरी थी बताना और वह चीज यहाँ पर भी बताना जरूरी है, इसलिए रिपीट भी बातें होंगी। जैसे हर हाल में व्यक्तिगत या भावनात्मक चीजों पर व्यंग्य या कटाक्ष से बचे हैं, यानी किसी पर भी हमें व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं करनी है, कोई आरोप नहीं लगाना है, कोई आक्षेप नहीं लगाना है, निंदा नहीं करना है, आलोचना नहीं करना है, उसका उपहास नहीं करना है। यानी इन चीजों से हमें हमेशा दूर रहना है। व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें इन चीजों से दूर रहना है, क्योंकि यह चीजें जो होती हैं वह निगेटिव एनर्जी से भरी हुई होती हैं। और जब हम ये चीजें करना शुरू कर देते हैं तो हमारे भीतर भी निगेटिविटी आती है और हम श्रोताओं के बीच में भी निगेटिविटी भर रहे होते हैं, और यह एक बहुत ही विषम कंडीशन होती है। दूसरों में रुचि प्रदर्शित करें, यानी इंटरेस्ट लें। हम जब हम बात कर रहे हैं, चाहे हम मंच से बात कर रहे हों या हम सामान्य बात कर रहे हों, कहीं पर भी बात कर रहे हों, उनके साथ हम इंटरेस्ट लें, उनके साथ हम अपने आंखों को मिला करके बात करें। उन्हें लगे कि नहीं, हाँ ये हमारे हमसे बात कर रहे हैं। उन्हें यह ना महसूस हो कि हमें कहीं जल्दी है जाने की, हम उनको पूरा समय दें। अगर समय नहीं है, हम वास्तव में जल्दी में हैं, तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि अभी माफ करिएगा, अभी थोड़ा हम जल्दी में हैं, फिर हम आपसे बात कर लेंगे या फोन से आपसे बात कर लेंगे। यह बात अच्छी लगती है, लेकिन हम यह ना बताएं और जल्दी जल्दी में उनको हम टरकाने में बात करें तो ये बात जो अखरती है। तो यानी जो चीजें हो वह बड़ी ही स्पष्ट हो, बड़ी ही क्लियर होनी चाहिए। सदैव दूसरों को जीतने का प्रयास ना करें। कभी कभी होता है, बात बात में क्या करते हैं, इतने आर्गुमेंट्स देते हैं कि कुतर्क पे हम उतर आते हैं, तर्क से सीधे चलते चलते कुतर्क पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वहां पर ईगो सामने आ जाता है और सोचते हैं कि जो कुछ है हम ही है, जो सही है हम ही कर रहे हैं। वहां पर हम दूसरों को जीतने का प्रयास करते हैं, दूसरों की बात को हम काटने का प्रयास करते हैं। तो इन बातों ये नहीं होना चाहिए। विनम्रता से अपनी बात कहें। अगर हमें लगता है कि हम सहमत नहीं हैं या जो सामने वाला है वो गलत बात कह रहा है ना, तो वहां पर बात अभी पहले भी आई थी कि वहां पर शिष्टाचार और विनम्रता से अपनी बात कह सकते हैं कि भैया आप जो कह रहे हैं वो सही हो सकती है ना, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, मेरी बात यह है। तो विनम्रता के साथ जब कोई हम बात कहते हैं तो उसका एक अपना अलग असर होता है और हम निगेटिव एनर्जी से दूर रहते हैं। फिर आती है बात की प्रशंसा वाली बात आती है ना। फिर प्रश्न है कि क्या आप सहज प्रशंसा कर पाते हैं, दबे हुए दिल से नहीं, एक ओपनली। क्योंकि जब हम प्रशंसा करते हैं ना, प्रशंसा करना एक बड़ी बात नहीं होती है। प्रशंसा करने में जो सबसे बड़ी बात जो छिपी हुई होती है वह है एक्सेप्टेंस का, स्वीकार्यता का। हम उसी की प्रशंसा कर पाते हैं जब हम उसको स्वीकार कर पाते हैं। और जब हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं किसी के अच्छे कार्यों को, तो क्या होता है, हमारे भीतर घुटन महसूस होती है। उसी को हम कहते हैं ईर्ष्या का भाव। तो जब हम किसी की प्रशंसा कर पाते हैं, इसका मतलब है कि हमारे भीतर घुटन नहीं है, हमारे भीतर ईर्ष्या का भाव नहीं है, हमारा हृदय बंद नहीं है, हमारा हृदय खुला हुआ है। यानी हमारा हृदय खुला होना चाहिए। इसके बारे में खूब विस्तार से हम लोगों ने काफी चर्चाएं की हैं। क्या सबसे मुस्कुराकर मिलते हैं ना? मिलने का मतलब कि मुस्कुराने में क्या जाता है, यह एक ऐसा इन्फेक्शन है। मुस्कुराने को तो मैं इन्फेक्शन बोलता हूँ। एक ऐसा सुंदर इन्फेक्शन है, पॉजिटिव इन्फेक्शन है कि इसका संक्रमण तुरंत होता है। एक व्यक्ति मुस्कुराता है और जितने लोग वहां पर होते हैं सभी मुस्कुरा उठते हैं, भले ही वह कितने अंदर से गम में क्यों ना डूबे हों, लेकिन थोड़े समय के लिए उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है। तो इसलिए, और इसमें कुछ लगता नहीं हमारा। जब प्रसन्नता बांटते हैं तो हम अंदर से और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए जिससे भी मिले मुस्कुरा करके मिले। क्या दूसरों के नाम याद रखते हैं, ये एक क्वालिटी होती है। और जो ब्राइटर माइंड्स का हमारा जो प्रोग्राम जो भी कल लता जी ने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया था, रीस्टार्ट का, तो इसमें भी इसके बारे में, मेमोरी के बारे में काफी ख्याल रखा जाता है। उसमें मतलब काफी इसमें वर्क होता है मेमोरी के बारे में भी। तो इसमें भी फैक्ट आता है कि नाम याद रखने के क्या फायदे होते हैं। जब किसी के नाम याद रखते हैं और नाम लेकर के हम बुलाते हैं, मान लीजिए हमारे साथ का है या हमसे छोटा है, माता हतरा है, कभी जब नाम लेकर के बुलाते हैं ना, तो समझिए कि उसके अंदर कितनी एनर्जी आ जाती है कि हमें भैया भी हमारा आपको नाम याद है। आज ही मैं बताऊं आपको एक एग्जांपल।
धर्मेश भैया, अभी बात हुई थी हमारी उनसे, तो सुबह उनका फोन आया, बात ऐसे हुई। तो हालांकि मैं इस मामले में कमजोर हूँ, मुझे नाम याद बहुत कम रहता है, लेकिन जब उनसे बात हुई तो बताया भाई मैं धर्मेश बोल रहा हूँ। उन्होंने ब्रदर, कहा सॉरी ब्रदर, एक बात कहना चाहूंगी। जी, रीना जी ज्वाइन करना चाह रही हैं पर कर नहीं पा रही हैं, जरा देखिए। 1 मिनट देख लेता हूँ। उनका फोन आया अभी। अभी तो कोई रिक्वेस्ट नहीं दिख रही है। हाँ हाँ, अभी तो कोई रिक्वेस्ट दिख नहीं रही है, शायद ज्वाइन हो गई क्या सब लोग। अच्छा सर। हाँ, आज हमने ज्वाइनिंग वाला ही ऑटो पे डाल दिया है, अब ऑटो पे ज्वाइनिंग हो रही है, नहीं तो बीच बीच में डिस्टर्ब होता था। ओके ओके ओके। हाँ ठीक, ज्वाइन नहीं कर रही, हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। क्या? इसमें क्या हो रहा है ना कि जब एक साथ आ रहा है रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट नहीं हो रही है, बारी बारी से आ रही तभी एक्सेप्ट हो पा रही है, ये इशू आ सकता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं जो एग्जाम्पल दे रहा था आज धर्मेश भैया का, अब पहले भी बताया, हालांकि मैं कमजोर हूँ नाम याद रखने मामले में, फिर भी आज क्या हुआ कि जब भैया ने बोले कि मैं धर्मेश बोल रहा हूँ बड़ोदरा से, तो मैंने कहा धर्मेश शाह भैया बोल रहे हैं, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, बोले आपको मेरा टाइटल याद है क्या। देखिए यह कोई बड़ी बात नहीं होती है कि हमें क्या याद है क्या नहीं याद है, लेकिन इसका जो असर होता है इसका मतलब कि आप रुचि लेते हैं उस व्यक्ति में। हम किसके बारे में याद रखते हैं, उसी को याद रखते हैं जिसके बारे में हम रुचि रखते हैं। तो यहाँ पर यह नाम याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है, यह असर करता है कि यह व्यक्ति हमारे बारे में कितना इंटरेस्ट लेता है, कितनी रुचि लेता है, वह चीज प्रभावित करती है हमको। फिर अगला पॉइंट है कि क्या आप बार बार वही बात दोहराते हैं, यह बात नहीं होना चाहिए, एक ही चीज को रिपीट बार बार नहीं करना चाहिए। देखिए रिपीटिशन जरूरी है, बाबूजी महाराज ने भी कहा है कि अच्छी बातों का बार बार रिपीटिशन होना जरूरी है, लेकिन अगर एक हद से ज्यादा अगर रिपीटिशन करेंगे तो वह बातें अखरने लगती हैं, वह अच्छा नहीं लगता है। फिर आता है कि यह एक फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी के साथ हो सकती है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, अवेयरनेस होनी चाहिए कि कभी कभी किसी भाई बहन के मुंह से दुर्गंध आती है, अगर आती है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुंह से दुर्गंध आती किसी भी रीजन से हो सकता है, तो हमें उसके लिए कुछ न कुछ रेमेडी जरूर रखना चाहिए। या तो हम माउथ वॉश का यूज करें, तमाम चीजें हैं वो डॉक्टर से सलाह लेकर के उसका रेमेडी ले सकते हैं। तो इस चीज का हमें जरूर ख्याल रखना है। क्या आप कट्टरवादी लहजे में बात करते हैं, मतलब कि अपने विचार को रखने में क्या हम बिल्कुल उतावले हो जाते हैं, बिल्कुल कट्टर हो जाते हैं ना, भाषात्मक रूप से क्या हम हिंसक हो जाते हैं, नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अहिंसक संवाद की, यानी नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन की, यानी हर्टफुल कम्युनिकेशन की। तो हर्टफुलनेस में कहीं पर भी कट्टरवाद का कोई भी स्थान नहीं है। क्या आप बार बार कान में फुसफुसाते हैं, फुसफुसाने का मतलब क्या होता है, मतलब कि हम जैसे मान लीजिए कि 3-4 लोग बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं और किसी एक के कान में धीरे से हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो असर बैड इफेक्ट होता है उसका ये होता है कि अन्य लोग सोचते हैं कि यह व्यक्ति हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। या कभी कभी लोग कहते हैं ना कि चलिए ये बात हम आपको अलग एकांत में बात करेंगे, हम सबके सामने बात नहीं करेंगे। तो इससे ये लगता है, भले ठीक है आप किसी से हर बात हम शेयर नहीं कर सकते हैं, ये सही बात है, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए। यह बात हम कहें नहीं कि हम एकांत में बात करेंगे, या हम किसी के कान में फुसफुसा करके बात नहीं करेंगे। उस बात के लिए कहने के लिए हम पेशेंस रखें, धैर्य रखें, उस बात को हम उस व्यक्ति से बाद में कह सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो अन्य लोग हैं उनमें एक बैड इफेक्ट आता है, उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति हमें स्वीकार नहीं कर रहा है, तो कनेक्शन टूट जाता है। फिर क्या आप मैं शब्द का ज्यादा प्रयोग करते हैं, वही बात मैं की आई कि हमें मैं शब्द का ज्यादा प्रयोग नहीं करना। एक आध बार कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है तो ऐसा नहीं कि शब्द है इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन एक श्रृंगार के साथ प्रयोग होना चाहिए। क्या आप दूसरों को झूठा सिद्ध कर देते हैं, यानी पिछले भी पॉइंट्स में बात आई थी कि क्या हम खुद को हमेशा जीतता हुआ महसूस करना चाहते हैं। देखिए यह एक कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन में क्या होता है, आदान प्रदान। हेलो भैया, ये फुल स्क्रीन कर दीजिए, F5 दबा के। जी भैया बोले। F5 दबा दीजिए तो फुल स्क्रीन हो जाएगी। म्यूट कर लें प्लीज। हो गया, हाँ ठीक है, म्यूट हो गया। तो जो कम्युनिकेशन होता है जहां पर आदान प्रदान होता है, और आदान प्रदान कैसा होता है, प्रेम पूर्वक आदान प्रदान होता है।
और जहां प्रेम होता है वहां पर हार और जीत की कोई बात ही नहीं होती, कोई गुंजाइश नहीं होती है। प्रेम में तो हमेशा हार करके ही जीता जाता है। तो जहां पर प्रेम होता है वहां पर हम दूसरे को छोटा नहीं सिद्ध करना पसंद करेंगे, झूठा नहीं सिद्ध करना पसंद करेंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं इसका मतलब कि वहां पर प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम नहीं है वहां पर हर्टफुलनेस नहीं है। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि हमें दूसरों की बातों को स्वीकार करना भी आना चाहिए। क्या आप हर बात पर हाँ कह देते हैं? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात है। हाँ कहना अच्छा भी है और हाँ कह देना बुरा भी है। वहीं तक हाँ कहें जहां तक हमारी अपनी बियर की सीमा है, जहां तक हम सहायता कर सकते हैं, जहां तक हम समय दे सकते हैं, वहीं तक हम दूसरे की सहायता के लिए हाँ कहें। और जो हमारी सीमा के परे चला जाए वहां पर हमें हाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वहां पर स्पष्ट बोल देना चाहिए कि भैया, या जो भी हम उनको संबोधित करते हैं, कि हम यह कार्य नहीं कर पाएंगे, हमारी यहाँ पर लिमिटेशंस हैं। अब वह लिमिटेशन आप बता सकते हैं शॉर्ट में। तो आज ना कह देना भैया। हाँ, फुल स्क्रीन कर दीजिए भैया। अच्छा, एक सेकंड, हाँ सॉरी, ठीक। तो देखिए, आज का ना कह देना उस हाँ कह देने से बेहतर है कि हम हाँ कह करके कल हम कार्य ना कर पाए। इसलिए अच्छा है कि आज हम ना कह दें, क्योंकि आज ना कह देने से बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। हर व्यक्ति समझता है कि हाँ, हर व्यक्ति की अपनी लिमिटेशन होती है। लेकिन अगर हमने आज हाँ कह दिया और कल कार्य नहीं कर पाए, तो समझिए कि यह हमारे लिए बहुत क्रिटिकल चीज हो जाती है। हमारे व्यक्तित्व को जो है, हमारे चरित्र को निगेटिव रूप से प्रभावित करती है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। क्या आपकी छवि एक जिम्मेदार व्यक्ति की है? तो यही बात यहाँ पर जिम्मेदारी से रिलेटेड भी है कि अगर हम किसी बात को कहते हैं कि हम इस कार्य को कर लेंगे और उस बात को करते भी हैं, अपनी बात पर हम डटे रहते हैं, अपने बात पर हम खरे उतरते हैं, तो ऐसे लोगों की जो छवि होती है जिम्मेदार की होती है। ऐसे लोगों को होता, हाँ भाई ये काम कौन कर रहा है, फलाना कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं, अगर इस कार्य को ये कर रहा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, काम कर लेगा। और एक ऐसा होता है, कौन काम कर रहा है भाई, ये XYZ, अरे क्या फालतू में किसको काम दे दियो, आज तक एक भी काम उसने सही से किया है। तो ये बात कहां से आती है? क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक छवि होती है, और वह छवि का जो निर्माण होता है बड़े ही कठिन परिश्रम के साथ होता है। तो हमें अपनी छवि इस प्रकार से बनानी है कि अगर मालिक हमें कोई कार्य देना चाहें तो हम उस कार्य को कर सके। और मालिक हमें तभी कोई कार्य देना पसंद करेंगे जब हमारी छवि एक जिम्मेदार व्यक्ति की है। मालिक का मतलब ये नहीं कि दादी खुद आएंगे हमें काम देने के लिए, नहीं। मालिक हमें किसी भी रूप में काम दे सकते हैं, चाहे वह पारिवारिक कार्य हो, व्यक्तिगत कार्य हो, मिशन का कार्य हो, दुनिया का कोई भी कार्य हो, सारे कार्य मालिक की तरफ से ही आते हैं, सारे वाइब्रेशंस मालिक की तरफ से ही आते हैं। तो हमें वह कार्य मिले, ज्यादा से ज्यादा कार्य मिले। और कहा गया है ना कि रिवार्ड ऑफ ए वर्क इज मोर वर्क। तो हमें मोर वर्क कब मिलता है? जब हमें एक काम का रिवार्ड मिलता है। और वह कब हमें वो रिवार्ड मिलता है? जब हमारी छवि एक जिम्मेदार व्यक्ति की होती है। क्या आप ज्यादा बोलते और कम सुनते हैं? देखिए, भगवान ने हमें क्या दिया है? 2 कान दिए हैं, 2 कान दिए हैं और 1 मुख दिया है। मतलब कि यहीं पर भगवान ने कह दिया, भैया तुम जाओ, जितना बोलो उससे 2 गुना सुनो, या जितना सुनते हो उसका आधा बोलो, तब तो ठीक है। अगर तुम ज्यादा बोलते हो, 1 मुंह लेकर के भी ज्यादा बोलते हो, यानी 2 कानों की तुलना में तुम ज्यादा काम करते हो, तो अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। तो इसीलिए हमें कम बोलने की आदत डालनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सुनने की आदत डालनी चाहिए। और कहा गया है कि एक अच्छा वक्ता जो होता है, एक अच्छा श्रोता भी होता है। जो व्यक्ति अच्छा सुन नहीं सकता है, वह ज्यादा अच्छा बोल भी नहीं सकता है। इसलिए हमें इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। फिर कि क्या आप बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं? भाई पहले भी पॉइंट्स आए थे डींग हाँकने की ना, कि जो बात है जैसा है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, न तो वहां पर बहुत ज्यादा चिकनी चुपड़ी लगाना है। बढ़ा चढ़ा के करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बढ़ाते चढ़ाते तभी हैं जब हम अपने आप को वहां पर सुपीरियर घोषित करना चाहते हैं, सुपीरियर चाहते हैं कि हमारे अंदर हम एक सुपीरियर हैं। अपनी बात को तभी हम बढ़ा चढ़ा करके रखते हैं। वहां पर ना हमें सुपीरियर होने की बात है, न ही इन्फीरियर होने की बात है। हम जैसे हैं वैसे ही रहें
और जो बात है उसको उसी रूप में कहें। क्या आप बात बात पर हंसते हैं? हंसना एक अच्छी बात है, अभी बात आई ना मुस्कुराहट, हंसना एक अच्छी बात है, लेकिन गलत समय पर हंसना, अनावश्यक रूप से हंसना एक निगेटिव असर डालता है। क्या आप पीठ पीछे निंदा करते हैं? इट मे बी कि हम जिसकी निंदा कर रहे हैं वह हमारी बात को नहीं सुन रहा है, लेकिन जो हमारी बात को सुन रहा है, किसी से हम बात कर रहे हैं ना, जिससे हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये भावना तुरंत आती है कि आज उसके पीछे उसकी निंदा कर रहा है तो मेरे पीछे मेरी भी निंदा करता होगा। यानी हमारी जो एक छवि है एक निंदक व्यक्ति की बन जाती है। तो इस छवि को हमें तोड़ना है, हमें स्थापित ही नहीं होने देना है, यानी किसी की निंदा नहीं करना। जो कुछ भी कहना, अगर हमें किसी की बात पसंद नहीं है ना और वह हमें कहना भी है, तो हमें उसके सामने ही बात को कह देना है। स्पष्टवादी होना अच्छी बात है, लेकिन निंदक होना अच्छी बात नहीं है। क्या आप ज्यादा तर्क वितर्क करते हैं, यानी बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स करते हैं? तो यहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक होता आर्गुमेंट, दूसरा होता डिस्कशन। दोनों एक ही बातें होती हैं। जैसे आप आर्गुमेंट्स सुनिए तो सबसे अच्छा समय होता है शाम के 5 बजे के आसपास। आजकल हालांकि यह सौभाग्य नहीं मिल रहा है हम में से किसी को। टीवी खोल के बैठ जाए गलती से आप, कहीं दंगल चल रहा होता है, कहीं ये चल रहा होता है, कहीं वो चल रहा होता है। तो टीवी पर जो महाभारत चलती है ना, तो वहां पर क्या होता है, एक विषय होता है और जिसे कहते हैं ना कि कुत्ता लड़ाने वाली बात होती है, और वो जो एंकर होता है टीवी चैनल वाला होता है वो तो पैसा कमा रहा होता है, लेकिन माहौल अलग से खराब होता है। वहां पर किसी विषय पर सलूशन खोजने की बात नहीं होती है, वहां पर सिर्फ अपनी बात रखने की होती है कि मैं ये सोचता हूँ, चाहे उसके लिए कितना भी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए चाहे कितना ही कुतर्क क्यों ना करना पड़े, लोग बड़े बड़े कुतर्क पर उतर आते हैं। तो यही होता है आर्ग्यूमेंट। यानी आर्ग्यूमेंट में क्या है कि हम तर्क कुतर्क वितर्क के द्वारा किसी भी तरह से एन केन प्रकारेण बाई हुक्स और बाई क्रूक्स अपनी बात को हमें सही सिद्ध करना होता है, चाहे वह बात गलत हो या वह बात सही हो। अगर सही बात होगी तो हमें वहां पर कुछ तर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम तर्क वही करते हैं जहां पर हम लूज हो रहे होते हैं, जहां पर हम लूजर होते हैं। और एक होता है डिस्कशन। डिस्कशन में क्या होता है कि उसमें भी बातचीत होती है, लेकिन वहां पर क्या सही है, सही हल खोजने के लिए बातचीत होती है। तो डिस्कशंस आजकल कम होते हैं, आर्गुमेंट्स आजकल ज्यादा होते हैं। इसीलिए जो कम्युनिकेशन है वह हर्टफुल ना होकर के वह एक वायलेंट कम्युनिकेशन बन जाता है। लेकिन जो एक नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है यानी हर्टफुल कम्युनिकेशन है, वहां पर तर्क वितर्क का कोई भी स्थान नहीं है, वहां पर डिस्कशन का स्थान है कि क्या सही है, आओ इसका पता लगाएं। एक आता है आओ इसका पता लगाएं, तो जब आओ इसका पता लगाए हैं तो आपस में बातचीत करके हम उस चीज पे हल निकाल लेते हैं। तो कुछ चीजें हैं वाणी बोलने से संबंधित, हमारे पुराने ऋषियों ने भी कही हैं। उन ऋषियों ने क्या कहा है देखें, हमारे जो कवि हुए हैं, चाहे कबीर हो, सूर हो, तुलसी हो, जायसी हो ना, बिहारी हो, इन सब ने तमाम तरह की बातें कही, रसखान हो, रहीम हो, सब ने कही बातें। तो कुछ दोहे हम आपके लिए कलेक्ट करके लाए हैं, और ज्यादातर दोहे आप सभी सारे दोहे आप जानते हो, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। कबीर कह रहे हैं ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल खोए। यानी ऐसी वाणी बोलिए जो दूसरे को भी शीतलता प्रदान करे और खुद को भी शीतलता प्रदान हो। बोली एक अमोल है जो को बोले जानी, जो बोलना जानता है उसके लिए बोली जो है एक अनमोल वस्तु है, उसका कोई मोल नहीं है, कोई अनवैल्यूएबल, मतलब बियॉन्ड वैल्यू कर लीजिए उसको। ये तराजू तौल के फिर मुख बाहर आन, मतलब कि मुख से बाहर निकलने से पहले उसे अपने हृदय की तराजू में तौलिए कि हाँ यह बात सही है कि नहीं सही है, तभी आप उस बात को कहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बार कोई दार्शनिक, शायद सुकरात थे या कौन थे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कोई व्यक्ति आया, वह सुबह धूप सेक रहे थे, एक व्यक्ति आया तो बोला कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तो उन्होंने पूछा, कुछ प्रश्न पूछे, सारे प्रश्न हो सकता है मुझे ना याद हो, एक दो प्रश्न याद होंगे तो बताता हूं कि जो आप कहना चाह रहे हैं
क्या वह प्रिय है? जो भी आप बोलने जा रहे हैं क्या वह प्रिय है? तो बोला कि नहीं, प्रिय नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न कि जो आप बोलने जा रहे हैं क्या उससे किसी का भला होने वाला है? तो बोला नहीं, भला नहीं होने वाला है। ऐसे ही 2-3 प्रश्न और किए, हर जगह निगेटिव आया। तो बोले कि जब कोई बात प्रिय नहीं है, सत्य नहीं है, उससे किसी का भला नहीं होने वाला है, तो आप यह बात हमसे क्यों कहना चाहते हैं? ठीक है ना, कि वही बात कहनी चाहिए कि जो हम हृदय की तराजू से तौलें, उसका कुछ अपना पर्पज होना चाहिए, कुछ अपना अर्थ होना चाहिए। वही बात हम कहें। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। यानी जो मधुर वचन है क्या है? औषधि है। और जो कड़वे वचन होते हैं वे क्या है? तीर के समान होते हैं। और क्या होता है? श्रवण द्वार हुए संचरे सालय सकल शरीर, कि हमारे श्रवण द्वार यानी कान के द्वार से यह हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। अगर मधुर वचन है तो हमारे जो जख्म है, हमारे हृदय पे जो जख्म होते हैं उनको वो भर देते हैं, और जो कड़वे वचन है हमारे अच्छे खासे हृदय को भी छिन्न भिन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार से शब्दों के जो बाण होते हैं बड़े ही प्रभावकारी होते हैं। कागा का को धन हरे, कोयल का को देत, मीठे वचन सुनाई के जग आपुन कर लेत। यानी कागा माने कौवा किसको क्या देता है, सॉरी कागा यानी कौवा किसका क्या लेता है। यानी कागा का को धन हरे, कौवा किसका धन हर लेता है? भाई किसी का नहीं दिया कुछ उसने। और कोयल किसको क्या दे देती है? किसी को कोयल ने कुछ दिया है क्या? आज तक कुछ नहीं दिया है। लेकिन अंतर कहाँ पे आ जाता है? मीठे वचन सुनाई के जग आपुन कर ले। तो जो कोयल है केवल अपने मीठे मीठे वचनों को सुनाती है और वचनों के आधार पर ही वह विश्व को जीत लेती है और अपना बना लेती है। तो कौवे की काव का कौन सुनना चाहता है? नहीं सुनना चाहता है। लेकिन कोयल की मधुर जो मिठास युक्त वाणी होती है उसे हर व्यक्ति सुनना चाहता है। क्यों? अंतर क्या है? केवल मिठास का है। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे तंछार। जो कुटिल वचन है, कड़वे वचन है, सबसे बुरे होते हैं, ये शरीर को जला देते हैं। और साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृतधार। जो साधु वचन है यानी सुंदर वचन है, सौजन्यता पूर्ण वचन है, विनम्रता पूर्ण वचन है, वह कैसे हैं? जल के समान है, यानी शीतल करने वाले होते हैं और अमृत की धारा के समान होते हैं। वाणी संभल के बोलिए, ना है हाथ न पाँव। वाणी के हाथ पाँव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी संभाल के बोलिए। क्यों? एक शब्द बने औषधि, एक शब्द करे घाव। कि एक शब्द जो होता है वह औषधि का काम करता है और एक शब्द जो है वह घाव उत्पन्न करता है। तो ये हमारे पुराने चिंतकों, विचारकों, दार्शनिकों और ऋषियों की वाणी है, जिनके मैंने आपको नाम गिनाए भी। तो ये चीजें शुरू से ही हमें आगाह किया जाता रहा है, तो आज भी वही चीज है। प्रस्तोता की असफलता के मुख्य कारण अब आ रहे हैं कि कोई प्रस्तोता है वह कब असफल होता है, उसके मेन कारण क्या क्या होते हैं, हो सकते हैं। तो सबसे पहला होता है भय। भय माने डर। मंच पर, खासकर मंच पर होता है। या ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि जब हम मंच पर न जा रहे हों लेकिन किसी महत्वपूर्ण कार्य में हम जा रहे हैं, वहां पर हमें बातचीत करनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहें तो इंटरव्यू में क्या होता है? वहां पर मंच नहीं होता है, लेकिन वहां पर हमें खुद को प्रेजेंट करना होता है, लोगों से बातचीत करनी होती है। वहां पर भी हमारे भीतर क्या होता है? इंटरव्यू में असफलता हो या मंच पर हमारी असफलता हो, वहां पर हम ज्ञान की वजह से असफल नहीं होते हैं, वहां पर हम अपने भय की वजह से असफल होते हैं। और जो यह भय है इसे कहा जाता है मेडिकल भाषा में ग्लासोफोबिया। और यह जो भय होता है हर प्रकार के भय से ज्यादा भयावह हो सकता है और मैक्सिमम यानी 3/4 लोगों को यह अपने वश में ले लेता है। और दूसरा क्या होता है? अभ्यास की कमी। अगर हमारे अभ्यास में कमी है तो भी हम असफल हो सकते हैं, यानी हमने प्रैक्टिस ही नहीं की है तो हम क्या प्रेजेंट करेंगे, तो वह भी हमारी असफलता का कारण बन सकता है। तीसरा है विषय ज्ञान का अभाव। यानी अगर हमने प्रैक्टिस भी किया है लेकिन हमारे अंदर विषय का पूरा ज्ञान नहीं है तो भी हम असफल हो सकते हैं और होते भी हैं। आत्मविश्वास की कमी, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि जो हम करने जा रहे हैं यहाँ पर खूब ज्ञान हो, खूब तैयारी हो,
सारी चीजें हों, लेकिन अगर आत्मविश्वास नहीं है तो यह भी हमारे लिए असफलता का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। हमारे भीतर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कभी कभी कॉन्फिडेंस होने पर क्या होता है कि विषय का थोड़ा सा ज्ञान कम भी है ना, थोड़ी सी तैयारी भी कम है, तो भी आदमी सफल हो जाता है। तो यह आत्मविश्वास बहुत जरूरी चीज है। हमारी मनोवृत्ति, हम क्या सोचते हैं, तो चीज होती है अरे ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, लेट अस प्रोसीड, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण है। एक होता नेगेटिव, अरे क्या होगा इंटरव्यू में, पता नहीं क्या पूछ लेंगे, अरे क्या पूछ लेंगे, वही पूछेंगे ना जो आपको आता है, जो आपको नहीं आता वो नहीं पूछा जाएगा। अगर यह मनोवृत्ति होगी तब तो ठीक है, अरे पता नहीं क्या पूछ लेंगे, ऐसा सोचते हैं कि क्या पूछ लेंगे, तो जो हमें आता है ना वह भी हमको भूल जाता है। हम मंच पे कैसे बोलेंगे, अगर हमारी यह मनोवृत्ति है, डर है, कैसे बोलेंगे, कभी बोले ही नहीं है। अरे हर व्यक्ति पहली बार कभी न कभी तो बोलता ही है, और धीरे धीरे बोलते बोलते ही तो बोलने लगता है। तो यह मनोवृत्ति जो हमारी होती है, यह मनोवृत्ति भी हमारे लिए बाधा उत्पन्न करती है। विषय की अपूर्ण तैयारी, ये बातें हो गई। योजना की अपूर्णता, यानी हमारी योजना, हमने जो प्लान बनाया है उस प्लान में अगर कोई डिफेक्ट है तो वह भी हमारे असफलता का कारण बन सकता है। एक योजना हमारे पास हमेशा होनी चाहिए, वह ये होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कि जैसे सपोज 15 मिनट का हमें वक्त दिया गया है मंच पर बोलने के लिए, और कभी कभी क्या 50% या उससे कुछ ज्यादा ही संभावना होती है कि कभी हमको आ जाए स्लिप कि भैया आप अपनी बात को जो है 5 मिनट में समाप्त कर दें। अभी 5 ही मिनट हुआ है और सिर्फ 5 मिनट में समाप्त कर दें। अब क्या होगा? अगर पहले से मालूम चल जाए कि हमारा समय 15 से 10 मिनट कर दिया गया, तब तो आप कर लेंगे पहले से, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर अचानक जो है कर दिया गया है, यानी स्कीम बी, हमारा यह भी तैयार होना चाहिए कि अगर हमारा समय कम किया जाता है तो हम कैसे उस ट्रबल को शूट करेंगे, कैसे हम उस समस्या का समाधान करेंगे। वहां पर योजना हमें तुरंत बना लेनी होती है। तो यह तभी कर पाएंगे जब हमने पहले से योजना बनाई है। ऐसे तमाम योजनाएं होती हैं जो हमें बनानी होती हैं। क्रमबद्धता का अभाव, हम कोई बात कह रहे हैं, अगर उसमें सीक्वेंस नहीं है, कभी ये आया फिर कभी वो आया कभी आया, अगर वहां पे क्रमबद्धता नहीं है, एक सीक्वेंस नहीं है, तो क्या होता है कि जो श्रोता होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। अरे किसकी बात कर रहे हैं, अभी तो ये बात कर रहे हैं, तब इसकी बात करना शुरू कर दिए, फिर इसकी बात करना शुरू कर दिए। तो जहां पर क्रमबद्धता नहीं होती है वहां पर भी असफलता हो सकती है। मानसिक तैयारी का अभाव, ये मनोवृत्ति से ही संबंधित है। जी क्रमबद्धता में थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल से थोड़ा बताएंगे? हाँ, क्रमबद्धता में बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज या किसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो हमें अपनी बात को एक सीक्वेंस में रखना है, एक क्रम से रखना है। यह क्रम, फिर इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। जैसे उसमें ही है, मान लीजिए जो हमारा भाषण है उसका क्रम क्या है, पहले इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद जो उसका बीच का होता है जहाँ पे आंकड़े देते हैं। आंकड़ों में भी क्रमबद्धता कि वहां पर भी एक सीक्वेंस के साथ हम आंकड़े दें ना। ऐसा ना हो कि हम एक चल रहे हैं फिर बीच में टूट गया, फिर हमने शुरू कर दिया फिर बीच में टूट गया। यानी एक सीक्वेंस होना चाहिए, जो भी चीजें होनी चाहिए उसमें एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक क्रम होना चाहिए, जिससे कि लगे कि हाँ एक फ्लो जो है, ये जो प्रवाह है वो सही ढंग से चल रहा है। बार बार हम बैक ना आए। जैसे होता क्या है, अगर क्रमबद्ध नहीं होगा तो एक बार हम आगे बढ़ेंगे, फिर से हम पीछे आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर पीछे आएंगे। क्रमबद्धता अगर होगी तो एक बार आगे बढ़े तो अब हमको पीछे आने की आवश्यकता नहीं है, फिर से हम आगे बढ़ेंगे, फिर से हम आगे बढ़ेंगे। यानी ऐसे एक सीक्वेंस में एक फ्लो हमारा होता चला जाएगा। तो ये अनुभव से होता है। और जब हम इस चीज को करते हैं, ये सारी चीजें जो है ना, प्रैक्टिस और अनुभव, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे तभी अनुभव होगा। और सभी गलती करते हैं, बगैर गलती के आज तक कोई सीख नहीं पाया है। हर व्यक्ति गलती करता है और गलती ही हमें सिखाते हैं ना। एक बार एडिसन से पूछा गया कि आपने जो बल्ब बनाया है, आपने 1000 या 500 बार जो है आप असफल रहे हैं, आपका क्या, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, आपका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ है। तो उन्होंने यही कहा है कि हम असफल नहीं हुए हैं, हमें एक टेक्निक पता चली कि जिससे बल्ब हम बना पाएंगे, लेकिन हमें 500 टेक्निक्स वो भी मालूम चली कि जिसके द्वारा हमें ये पता चला कि हम बल्ब नहीं बना पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे अनुभव पर डिपेंड करती हैं।
ऐसे ही यह जो वक्तव्य है, जो कम्युनिकेशन है, यह भी अनुभव पर है। जब कार्य हम करते हैं तो हमें अनुभव होता है और उसी हिसाब से सारी चीजें हमको आना शुरू हो जाती हैं। तो जो सीक्वेंस का मतलब होता है कि हम आगे अगर बढ़े हैं तो फिर से हमको पीछे आने की आवश्यकता न पड़े, फिर से हमें उसके बारे में और पीछे आकर के बताने की आवश्यकता न पड़े। यह है क्रमबद्धता। मानसिक तैयारी बात हो गई। जुड़ाव का अभाव, कनेक्टिविटी की बात पहले भी हो रही थी कि जब हम अपनी बात को कहें तो सबसे पहले क्या हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो। तो हार्टफुल कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा गुण है, कह ले प्रॉपर्टी है, वह क्या है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। जब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा तो निश्चित रूप से हृदय से कहना, दिल से दिल तक, दिल आपस में संवाद करें, न कि वह संवाद ब्रेन से हो, न ही संवाद वह हमारे मुख से हो, जिह्वा से हो, नहीं। यानी जिह्वा और कान का संवाद नहीं होना चाहिए, बल्कि हृदय का हृदय से संवाद होना चाहिए। और यह तभी होगा जब हम उनसे जुड़ेंगे, श्रोताओं से जब हम जुड़ेंगे। विशिष्टता या कुलीनता का भाव प्रदर्शित करना। अगर हम खुद में कॉम्प्लेक्स है, चाहे वह विशिष्टता या कुलीनता, मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर हमारे भीतर है कि नहीं हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं, हम तो ये अफसर हैं, हम वो हैं, या हम अभ्यासी हैं भाई, यह भी अगर हमारे भीतर भाव है ना, हम तो अभ्यासी हैं। विनम्रता के साथ तो ये भाव होना चाहिए, लेकिन अगर इस भाव में एरोगेंस है जरा भी, तो वह हमें असफल बना देगा, काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जुड़ाव ही नहीं हो पाएगा। जहां पर भी कॉम्प्लेक्स होता है वहां पर जुड़ाव संभव ही नहीं है। ऐसे ही हीनता का भाव भी नहीं होना चाहिए। जैसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ऐसे ही हीनता का भाव भी नहीं होना चाहिए, यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। एक ही रेफरेंस लाइन पर ना होना, यानी रेफरेंस लाइन क्या होती है कि जिस पर, जो रेफरेंस लाइन पर हम बात कर रहे हैं, अगर उसी रेफरेंस लाइन पर श्रोता नहीं है, अगर श्रोता उस रेफरेंस लाइन पर नहीं है, तब क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हम आपस में जुड़ नहीं पाते। फिर क्या है, नेत्र संचालन एवं संवाद का न स्थापित हो पाना। यहाँ पर कम्युनिकेशन में, जब खासकर मंच में ना, मंच में कम्युनिकेशन, या हम कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत सारे एग्जामिनेशंस में भी होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, जहां पर एक साथ 8-10 लोग होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, या हम मंच पर हैं और मंच के आगे नीचे जो है बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग मान लीजिए बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे सामने 10-20 लोग हैं, 1000, 100-200 लोग हैं, या 1000-2000 लोग हैं, इसका कोई असर नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए, जो व्यक्ति 10, जिसमें एक आदमी की लंबाई मान लीजिए 6 फीट है, एक मान लेते हैं सपोज, तो 6 फीट का आदमी अगर वो 10 फीट गहरे तालाब में जाएगा तो उसे तैरना पड़ेगा। अगर वह व्यक्ति 10 फीट गहरे तालाब में तैर लेता है, उसमें क्षमता है कि वह 10 फीट गहरे तालाब में तैर लेता है, तब वह 20 फीट गहरी नदी में भी तैर लेगा, 50 फीट गहरे समुद्र में भी तैर लेगा। मतलब गहराई वहां पर मायने नहीं रखती अगर किसी को तैरना आता है तो। ऐसे ही अगर किसी को संवाद करना आता है तो वहां पर कितने लोग हैं यह भी मायने नहीं रखेगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वह है हमारे नेत्र का संचालन। नेत्र माने कि हम स्टक न हो जाए, हमारी जो नजरें हैं एक जगह स्टक न हो जाएं, वह हर जगह घूमती रहे, हर व्यक्ति के साथ जो है मिलती रहे, और हर व्यक्ति को यह पता हो, यह समझ में आना चाहिए कि जैसे ही हम उससे बात कर रहे हैं। तो आप देखें टीवी पे, आपने देखा होगा, सुना होगा, प्रत्यक्ष भी सुना होगा, बहुत सारे वक्ताओं को सुना होगा। तो जो एक अच्छा वक्ता होता है ना, तो वो क्या स्थापित करता है, उस हर व्यक्ति सोचता है कि यह जो वक्ता है सिर्फ मुझसे बात कर रहा है, और यह बहुत आसान है, बहुत कठिन भी है। आसान यह है कि सबसे हम नजरें जो है एक कोने से दूसरे कोने, आगे से पीछे तक ना, बीच बीच में हर जगह रैंडमली अपनी नजरों को हम संचालित करते रहें। तब ऐसा होगा कि हम सभी से एक साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं, और यह हमारी कनेक्टिविटी का बहुत अच्छा जरिया होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, पता नहीं, बात कर लो उनसे, पूछ लो ना। तो अगर ऐसा होता है तो समझ लें, अगर ऐसा नहीं होता है, हम संचालन नहीं कर पाते हैं, तो इस कंडीशन में हम असफल हो सकते हैं। प्रस्तोता की असफलता के प्रमुख कारण,
और क्या है, जो भय था, ग्लासोफोबिया था, उसका प्रभाव क्या क्या होता है, क्योंकि बाकी चीजें तो है ही, बता दी शॉर्ट में, लेकिन जो सबसे मेन चीज है, जो भय है, ग्लासोफोबिया है, उसका रीजन मतलब उसका इफेक्ट क्या क्या होता है। उसका इफेक्ट है कपकपी छूटना, ठीक है, पेट में गुड़गुड़ाहट होना, मुंह सूखना, हाथों में पसीना आना, आवाज का लड़खड़ाना, शब्दों की कमी, विचारों का थम जाना, हकलाना। इससे चिंता, निराशा, नकारात्मकता चरम पर पहुंच जाता है। यानी ये सारे इफेक्ट्स आते हैं ना। क्या क्या हुआ, कपकपी छूट रही है, पेट पे गुड़गुड़ाहट हो रहा है, मुंह सूख रहा है, हाथों में पसीना आ रहा है, आवाज लड़खड़ा रही है, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा शब्द बिल्कुल थम जाते हैं, तो कोई शब्द है ही नहीं है, भूल गए सारी चीजें जो है। विचार बिल्कुल जम जाते हैं, बर्फ जैसे जम जाते हैं। और जब शब्द नहीं मिलते, विचार नहीं मिलते, तो क्या होता है, हकलाहट आ जाती है। हम जो कहना चाहते हैं वो हम कह नहीं पाते हैं। और जब यह दशा होती है तो हम बहुत ही ज्यादा निगेटिविटी, निराशा में घिर जाते हैं, और हमारे दिल की जो धड़कनें होती हैं वे बिल्कुल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की तरह दौड़ती हैं, यानी बहुत तेज दौड़ने लगती हैं। हमारे दिल की धड़कनें अनियंत्रित हो जाती हैं। अब इसका निवारण क्या है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सबके साथ होता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसका हम निवारण भी कर सकते हैं। एक तो सबसे इसका निवारण का तरीका है कि प्रैक्टिस करिए। अगर प्रैक्टिस हम करते हैं तो धीरे धीरे यह ग्लासोफोबिया खत्म हो जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर भी इसको निवारण करने के लिए हम हार्टफुलनेस शिथिलीकरण कर लें, यानी रिलैक्सेशन। अगर हम हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उससे भी हम थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, भय थोड़ा कम होता है। धीरे धीरे गति से भ्रस्त्रिका प्राणायाम, यानी गहराई से सांस प्रश्वास करना, धीरे धीरे गति से, स्लोली, पूरी सांस अंदर भरें, पूरी सांस बाहर निकालें, पूरी सांस फिर से अंदर लें, फिर बाहर लें। ऐसे ही कुछ मिनट जो है इस प्रक्रिया को करेंगे तो भी यह हमारा जो भय होता है कम हो जाता है। इसके अलावा स्व आश्वासन, यानी खुद को आश्वासन देना। खुद को क्या आश्वासन देना, कि भाई आप जिससे बात करने जा रहे हैं ना, जो श्रोता हैं, वह आपको कभी असफल होता हुआ नहीं देखना चाहते। क्यों? क्योंकि वह पूर्वाग्रह में होता है श्रोता, कि भाई जो वक्ता है वह सफल हो तभी तो उसका समय सफल होगा, नहीं तो उसे कैसा महसूस होगा कि उसका टाइम बर्बाद हो गया। और कोई भी श्रोता अपने टाइम को बर्बाद होता हुआ नहीं देखना चाहता है, इसीलिए हर श्रोता हर वक्ता को सफल होता हुआ देखना चाहता है। यह हमें आश्वासन देना है, मतलब कि वहां पर भय की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। इससे और क्या सूक्ष्म सुझाव हम दे सकते हैं, यह दे सकते हैं कि कार्यक्रम एवं मंच पर जाने से पहले स्वयं को सूक्ष्म सुझाव देना है, केंद्रीकरण करना है, यानी सेंटरिंग करके सूक्ष्म सुझाव दें कि आपके साथ साथ संपूर्ण चराचर जगत, यानी संपूर्ण जगत जो है ईश्वरी याद में डूबा हुआ है। जो दादी ने जो सुझाव बताए हैं 5 प्रकार के, उसी की एक पंक्ति है कि सभी जीव जंतु चराचर जगत जो है वह ईश्वरी याद में डूबा हुआ है। फिर अपने मतलब की चीज लें कि हम जो भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो भी कहने हम जा रहे हैं, वह सभी श्रोताओं के हृदय में पहले से ही संचरित हो रहा है, यानी वो चीज श्रोताओं के हृदय में पहले से ही मौजूद हो चुकी है, संचरित यानी उनका संचार हो चुका है, कम्युनिकेशन हो चुका है। अब हम केवल औपचारिकता निभाने जा रहे हैं। तो यह हम जब सुझाव लेते हैं तो इससे भी हमारे भीतर का जो भय होता है, जो डर होता है, वह समाप्त हो जाता है। तो इस चीज को हमें करना है। एक चीज होती है प्रेजेंस, उपस्थिति, जो एक प्रेजेंटर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, उसकी सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जहां पर उपस्थित मतलब क्या होता है, जहां पर हम रहें वहीं पर रहें। तो हम क्या हुए, 3 भाग में, एक तो हमारा शरीर ना, हमारा मन, विचार यानी सूक्ष्म शरीर, फिर तीसरा क्या हुआ, बात कर लो, तीसरा क्या हुआ, हमारा कारण शरीर। तो कारण शरीर तो हमारा वहीं मौजूद है जहां पर हम शरीर के साथ हैं, लेकिन हम बाहर कहाँ होते हैं, अपनी भावनाओं के साथ। हमारी भावनाएं कहीं और जुड़ी होती हैं, हमारे विचार कहीं और होते हैं, यानी हम पूरी तरह से क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। तो अपने उस बिखराव को एक जगह पर समेट लेना, यानी प्रत्याहार की दशा में आ जाना पूरी तरह से, ये हमारी उपस्थिति को बताता है। बात कर लो 15 से, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है,
सफलता हेतु पूर्ण उपस्थित होना जरूरी है। मंच की तरफ बढ़ते हुए ही हमारा अवचेतन मूल्यांकन प्रारंभ हो जाता है। देखिए, जब हम मंच की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमारा जो मूल्यांकन है, हमारा जो इवैल्यूएशन है ना, लोग करना शुरू कर देते हैं। हमारे हाव भाव से, हमारे चलने के तरीके से, हमारे पहनावे से, ड्रेस सेंस से, इनसे हमारा मूल्यांकन शुरू हो जाता है। कुछ भी बोलने से पहले, मंच तक हम पहुंचे, कुछ भी हमने बोला उसके पहले हमारा आधा मूल्यांकन हो चुका होता है, हाफ इवैल्यूएशन हमारा हो चुका होता है। हमारा पहनावा, विचार, भी बात हुई ना, भावनाएं हमारी उपस्थिति को दर्शाते हैं। विश्वसनीयता, ये जिम्मेदारी वाली जो बात पहले भी हुई थी, उसमें यह बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी विश्वसनीयता सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हम मान लीजिए कि हर्टफुलनेस के तरफ से कहीं पर गए हैं, और अगर हमारा हर्टफुलनेस की तरफ से कोई पहले का भाई बहन ने कोई ऐसी चीजें कर दी हैं कि जिससे कि उसने विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, तो वही चीज हमारे ऊपर भी लग जाएगा। अरे कहाँ से आए हैं? हर्टफुलनेस से आए हैं। अरे वहां के लोग ऐसे ही होते हैं, छोड़ो, ऐसे हमको लोग महत्व नहीं देंगे, हमें लोग गंभीरता से नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर हम वहां पर अपनी इमेज, अपनी छाप छोड़ करके आए हुए हैं, कहाँ से? हर्टफुलनेस से आए। ओ गुड, सुनेंगे। अरे भैया बैठो बैठो, तुम भी बैठो, सुने, बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो कुल मिलाकर के विश्वसनीयता को कमाना पड़ता है, उसको जो है तपना पड़ता है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है विश्वसनीयता कमाने के लिए। और भंग करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। एक बार आप गलत काम कर दीजिए, पूरी विश्वसनीयता जो है, पूरे उम्र भर की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या है? परिचय। एक तो वो बात हो गई। दूसरा क्या है? परिचय। खासकर विषय वस्तु से संबंधित जो है परिचय बताएं कि हमारा यह विषय है, हमारी यह चीजें हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। और क्या उपयोगिता है आपकी, यह भी बताना है कि विषय यह है आपके लिए, इसकी उपयोगिता यह है, इस प्रकार से यह आपके लिए लाभकारी होगा। विषय का स्वयं द्वारा पालन एवं प्राप्त लाभ। संक्षेप में, बहुत डींगे नहीं हाँकना, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। ये बताना भी है, लेकिन कितना बताना है यह हमें निर्णय लेना है, और उतना ही बताना है जितना कि दूसरों को अच्छा लगे, और उससे ऊपर नहीं बताना है। डींग हाँकने की कंडीशन तक नहीं जाना है, बस इतना बताना है कि भाई यह ऐसा है, विषय है, यह आपके लिए उपयोगी है, इसका हमने भी पालन किया है और हमको इसका ये लाभ प्राप्त हुए हैं। फिर कॉन्फिडेंस, बात पहले भी हुई है कि अपनी पूरी तैयारी होनी चाहिए, हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। सहजता, ये सबसे बड़ी चीज होती है। मतलब किसी भी प्रकार का बनावटीपन नहीं होना चाहिए। जो भी है, जैसे है, खुद को उसी रूप में हम प्रस्तुत करें। वहां पर कोई पर्सोना यानी मुखौटा नहीं होना चाहिए। बात व्यक्तित्व की जब कर रहे थे चरित्र निर्माण में, कि चरित्र क्या होता है और व्यक्तित्व क्या होता है, तो यहाँ पर हमें अपने व्यक्तित्व को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हमें अपने चरित्र को दिखाने की आवश्यकता है। हम सहजता के साथ उनके सामने खुद को प्रस्तुत करें, और जब सहजता के साथ प्रस्तुत करेंगे ना, उनको लगेगा कि हाँ, ये तो हमारे बीच का ही आदमी है, कोई मतलब दूसरा नहीं है। भले हम उनसे पहली बार मिल रहे हों, लेकिन लगेगा कि ये तो परिचित है। इनसे इस प्रकार से बात करें जैसे रोज रोज बात करते हैं ना, जैसे लगे ही ना कि भाई हम लोग कभी नहीं मिले हैं, रोज रोज बात करते हैं, ऐसे सहजता के साथ बात करें। फिर सामयिकता, हमें टाइम का भी ध्यान देना है कि किस समय क्या प्रसंग चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है, उस माहौल समय के हिसाब से भी हमें चीजों को रखना है, देखना है। अपनी प्रस्तुति में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें। जहां पर जो चीजें संभव हैं, वहां पर हम आधुनिक से आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना सीखें। उसका अपना एक अलग इफेक्ट होता है और उसका अपना एक अलग इंप्रेशन होता है। देश काल का भी विचार करें, यानी समय और परिस्थिति और स्थान का भी विचार करें। फिर जो तकनीक एवं भाषा सबसे उपयुक्त हो उसका उपयोग करें। तो इसके पहले बात हुई थी ना कि जहां पर हम जा रहे हैं वह कैसा स्थान है, कौन सा स्थान है, वहां पर जो लोग हैं कैसे, किस प्रकार के लोग हैं ना। ऐसे भी हम हाई फाई टेक्नोलॉजी वहां पर ना इस्तेमाल करने की, सामने वाला तो देख समझ में नहीं आएगा उसको क्या है, ये सब क्या हो रहा है ना। अगर मान लीजिए कि ऐसी जगह पर जहां पर ज्यादातर लोग कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, गांव जैसे ना, उस समाज में अगर हम जाकर के हम हार्टफुलनेस की बात करेंगे और वहां पर हम प्रोजेक्टर और दुनिया भर की सारी बातें करेंगे, तो उनको कुछ पढ़ने में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। अरे पता नहीं, वही काला अक्षर भैंस बराबर दिख रहा है उनको। वहां पर जुड़ना है हमसे, उनकी भाषा में बात करना है ना। तो ये देखना है कि टेक्निक्स का हम उपयोग करें, लेकिन
वहां पर भी एक बैलेंस होना चाहिए, वहां पर भी एक ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार दृश्य श्रव्य चित्रों का भी सहारा लें। ये बातें पहले हो चुकी हैं। वार्ता में ज्यादा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए केवल पोडियम के पीछे ही न खड़े रहें। पोडियम क्या होता है? मंच पर आप सब जानते होंगे, मंच पर जो एक स्टैंड रखा होता है उसे पोडियम कहते हैं। तो बहुत से लोग क्या होता है कि पोडियम के पीछे खड़े होकर के अपनी वार्ता शुरू करेंगे और वहीं से समाप्त कर लेते हैं। कुछ कुछ वार्ताएं हैं जो पोडियम से ही हो जाती हैं, लेकिन जहां पर हमें कुछ और बातें होती हैं वहां पर अगर पोडियम से बाहर आ जाते हैं तो उसका अपना एक अलग प्रभाव होता है। श्रोताओं से प्रश्न पूछें, उनसे संवाद स्थापित करें। प्रश्न पूछने मतलब इसलिए नहीं पूछे कि भाई हम ग्रेट हैं, आपको आता है कि नहीं आता है, इसलिए नहीं। प्रश्न पूछें सहज बनाने के लिए, खुद को सहज करने के लिए और उन्हें सहज बनाने के लिए, छोटे छोटे, कि जो हम बात कर रहे हैं वह उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करिश्माई व्यक्तित्व अपने प्राकृतिक और स्वाभाविक व्यक्तित्व को प्रकट होने दें। वही बात आई ना, स्वाभाविक और प्राकृतिक व्यक्तित्व, इसी को हम क्या कहते हैं? चरित्र कहते हैं। और जहां पर बनावटी होता है सिर्फ उसे हम कहते हैं केवल व्यक्तित्व। तो मूल्यांकन और संकोच के भय से मुक्त हो जाएं, यानी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या निर्णय लेंगे, कैसा होगा, छोड़ो, जो होगा सो अच्छा ही होगा। पॉजिटिव रहें और इस भय से मुक्त हो जाएं। दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ बोलें, जो भी बोलें वह दृढ़ता के साथ बोलें। क्लैरिटी होनी चाहिए। 8C का सिद्धांत बताया गया ना, पूरी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए हमारी बात में, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारी बात में। साहस, प्रयोग से नहीं डरें। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें कुछ प्रयोग करने पड़ते हैं ना, जैसे योजना को अकस्मात बदलनी पड़ती है कि समय हमारा कम पे ले रहे थे, तो वहां पर हम निडरता के साथ अपने समय को इस प्रकार से मैनेज करें, अपनी बात को ऐसे मैनेज कर लें कि हम जो है आगे बढ़े, हम उसी टाइम में अपनी बात को मैनेज कर लें। जब ऐसे लोग होते हैं, साहस के साथ काम करने वाले लोग होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो श्रोता वर्ग होता है वह उनको पसंद करता है। श्रोताओं को यह ना महसूस हो कि हम कुछ लिखा हुआ पढ़ने आए हैं ना, बात पहले भी हुई कि हम उन्हें कुछ लिखा लिखाया बताने नहीं आए हैं, बल्कि हम उनके साथ अपने दिल के उद्गार, जो हमारे हृदय के उद्गार है, वह हम उनसे साझा करने के लिए आए हैं। और ये तभी संभव होगा जब हमारा उनका दिल से दिल का कनेक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा, कनेक्टिविटी होगी। बात अभी पहले भी हुई थी। अब आते हैं हम संवाद के जो माध्यम होते हैं, 3 माध्यम होते हैं। अभी ब्राइटर माइंड्स में भी ये बात आई थी ना कि लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन ना। लेफ्ट ब्रेन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, राइट ब्रेन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? यह होता है शब्द या लिखी हुई बात, यह वर्बल कम्युनिकेशन है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? शारीरिक भाषा और भाव या लहजा, टोन, जो कुछ भी कह लें। तो यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। शब्द का जो योगदान होता है वह होता है सिर्फ 7%, ओनली 7%। और जो शारीरिक भाषा होती है वह कितना है? 55%। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी लैंग्वेज। और जो तीसरा होता है, जो 38% जिसका योगदान होता है, यह हमारे भाव का होता है, हमारे लहजा का होता है, हमारे टोन का होता है कि हम किस टोन में बात कर रहे हैं। तो ये चीजें ऐसे नहीं आई हैं, ये एक बड़े रिसर्च के बाद ये चीजें आई हुई हैं। तो बात आती है शारीरिक भाषा की, हम करेंगे कि शारीरिक भाषा क्या होती है। सिंपल अगर हम बात करें तो जैसे हम बात कर रहे हैं, तो हालांकि यहाँ पर तो हो सकता आप हमको अच्छी तरह से नहीं देख पा रहे होंगे। जब हम बात करते हैं तो हमारा हाथ हिलता है, कभी ऐसा हिलता है, कभी वैसा हिलता है ना। थोड़ा बहुत हमारी बॉडी भी हिलती डुलती है, थोड़ा बहुत हमारे चेहरे के भाव भंगिमाएं बदलती रहती हैं, आंखों का दृष्टि है उसका फोकस चिन्ह होता रहता है। यानी जो हम शरीर के द्वारा, शरीर के जो हमारे अवयव हैं उनके द्वारा जो हम वार्तालाप में सहयोग देते हैं उसे कहते हैं शारीरिक भाषा। तो सबसे पहले भाव एवं मुद्राओं का प्रदर्शन, यानी शांत भाव जो है भय को दूर करता है। अगर हम शांत भाव से रहते हैं तो हमारे भीतर का जो भय होता है वह दूर हो जाता है। आरामदायक स्थिति,